गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज है 15 अक्टूबर। जब हम बात करें आज के दिन की मुनासबत से तो एक जुमले से हम आगाज करते हैं, अगर जान बचानी है तो हाथ धोइए वरना आप जान से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि आज ये इतना हैवी सेंटेंस सुबह सुबह कहाँ से आया मुझे बताएं। एक दोस्त ने बताया था मुझे। दोस्त ने बताया था और आपने वो उसकी वो एडवाइस आपने याद रखी है। वैसे दोस्त जो है ना हमारे शो में बहुत दफा आ चुके हैं, नुमानुल हक। ओके, तो उन्होंने मुझे जुमला दिया था, दिया किसी और अंदाज से था, तो मैंने कहा कि मैं इसको यहाँ पे जरा पेश कर दूं। अच्छा, आप बताएं कि आपने ये जुमला क्यों पेश किया। क्योंकि आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। ओह माय गॉड। ओके, सो कितने लोग हैं जो कि हाथ नहीं धोते? क्योंकि देखिए, मैं आपको लिटरली एक बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को ना रात को जब वो स्किन केयर कर लेते हैं ना, स्किन केयर करने के बाद सुबह उठ के वो फेस वॉश से अपना फेस साफ नहीं कर रहे होते, धो नहीं रहे होते, और वो खाली पानी से धो रहे होते हैं। वो ये बात कर रहे होते हैं कि क्योंकि हमने रात को इतनी स्किन केयर की थी तो सुबह ज़रूरत नहीं हमारी स्किन को कि फेस वॉश का इस्तेमाल करें। जो पूरी रात आपकी स्किन पे ऑयल्स की एक्सक्रीशन होती रही है, मतलब वो सारी चीज़ें, उसके बाद आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब शक्ल का तो फिर भी हम ख्याल रखते हैं, हाथों का तो हम वाकई ख्याल नहीं रखते शुएब। और ये बड़ा ज़रूरी है इस पर बात करना, चूँकि जो बैक्टीरिया है जब वो हम पे हमला करता है, ज़्यादातर हमारे हाथ ही उसका ज़रिया बनते हैं। आप ये देखिए, हम किसी सरफेस को टच करते हैं, हम हॉस्पिटल गए, हम किसी और जगह पे गए, किसी पब्लिक स्पॉट पे गए, वहाँ पे हमने जब हाथ रखा, वहाँ पे बैक्टीरियाज थे, उसके बाद हमने हाथों से अगर अपनी आँख को मल लिया या मुँह पे टच कर लिया, यानी ज़बान टच हो गई, सो वो बैक्टीरिया आपके जिस्म में दाखिल हो जाता है, फिर आपके जिस्म पे वो अटैक करता है। और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, अगर आप उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं रखते, तो वो बैक्टीरिया आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक कि वॉशरूम अटेंड करने के बाद हाथ धोना, दूसरा जब आप घर जाएं तो हाथ धोएं, तीसरा जब भी किसी ऐसी जगह पर आप मौजूद हैं, जैसे आप हॉस्पिटल गए हैं, ऐसे किसी स्पॉट पर गए, तो भी आपने हाथ धोने हैं। खाना खाने से पहले हाथ धोएं, सबसे बड़ी बात। अक्सर लोगों को हमने देखा है कि अच्छा ये फीजिबल नहीं है यहाँ पे हाथ धोना, तो खैर जी ऐसे ही खा लेते हैं हम जी, फोर्क से खा रहे हैं और इस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं वो जर्म्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं, क्योंकि फोर्क को भी जब आप हाथ लगा रहे हैं या कहीं ना कहीं आप रोटी भी तो खा रहे होंगे ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाथ धोने की आदत वैसे ही अपनाएं। आज जरा हम आगे डिटेल में चल के इससे बात भी करेंगे कि कितना फ्रीक्वेंटली एक दिन में हाथ धोने की जरूरत होती है, स्पेशली बच्चों के पर्सपेक्टिव से हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि ये हैबिट डेवलप की जाती है। और हाथ किस साबुन से धोना है इसकी बात भी करेंगे, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से बात अगर करें तो आज एक और दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, आज जी दही ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जो हमारी रूरल ख़वातीन हैं, हम कहते हैं ना कि गांव देहात में हमारी जो ख़वातीन रहती हैं, आज उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आज हम ज़रा उनकी एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जो बात करते हैं ना, हम तक ये जो अनाज पहुँचता है, उसके पीछे खेती बाड़ी का काम, और इसके अलावा पूरा दिन घर के काम, और इसके अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी में उनकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, हम कभी इसको एक्नॉलेज नहीं करते, या हम में से बहुत सारे लोगों को तो रियलाइजेशन ही नहीं है कि हमारी जो देही ख़वातीन हैं वो किस तरीके से एफर्ट्स पुट करती हैं और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा देती हैं। आप और हम यहाँ बैठकर मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। सो आज का दिन मनाने का मकसद ये भी होता है कि किस तरीके से हम अपनी देही ख़वातीन को ख़राज तहसीन पेश करें, उनको अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें उनके एफ़र्ट्स को। एट द सेम टाइम किस तरीके से हम रजिस्टर करवा सकते हैं उनकी एफ़र्ट्स को, किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, क्या इस्लाहात लाई जा सकती हैं हमारे कवानीन के पर्सपेक्टिव से भी, और स्पेशली हमारी जो एक सिविक सेंस जिसको हम कहते हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम उनको पे बैक कर सकें। तो इन मौज़ूआत पर और कुछ और मौज़ूआत पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज है जी हाथ धोने का आलमी दिन। उससे पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे इस हवाले से कि कितना ज़रूरी है इस हैबिट को डेवलप करना, स्पेशली हमारे बच्चों के लिहाज से अगर हम बात करें। खैर बड़े यहाँ पर बात नहीं सुन रहे होते तो बच्चों को हम क्या ही एजुकेट करेंगे, बच्चे वही करते हैं जो कि बड़े कर रहे होते हैं। सही बात। अक्सर हमने ईश्वर यही देखा है कि खाना खाने से पहले हम कहते हैं अच्छा चलो हाथ धो लेते क्योंकि खाना खाने लगे, और काफ़ी सारे लोग तो तब भी नहीं खाते क्योंकि कहते हैं हम तो छुरी चम्मच से या कांटे से खाना खा रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। सो खैर
पूरा दिन अगर हम देखें तो जगह जगह आपका हाथ टच होता है और अब जाहिर सी बात है जर्म्स जो हैं वो आप थ्रू आउट कैरी कर रहे होते हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आपके हाथों से सिर्फ फैल रही होती हैं। सो आज इस बारे से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना फ्रीक्वेंटली दिन में हमें हाथ धोने की ज़रूरत है और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कि हमें हाथ ना धोने की वजह से लगती हैं, कौन से ऐसे जर्म्स हैं जो कि थ्रू आउट हमारे हाथों पर मौजूद होते हैं और उनसे हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक तो शॉर्ट टर्म में ये नज़ला ज़ुकाम ये तो अपनी जगह पर है, बट लॉन्ग टर्म क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर नूरुल ऐन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये आज के दिन की मुनासबत से क्या वाकई बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है हाथ धोने काल में, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि स्कूल्स में या कहीं और भी बहुत ज़्यादा इस दिन की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं होता लोगों को। एब्सोल्युटली, आई थिंक हाथ धोना या हैंड वॉशिंग इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टेप, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल बुनियादी स्टेप है जो हमें बहुत से मसाइल से बचा सकता है। जैसे कि मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, जैसे कि दस्त है, इसहाल, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, गला ख़राब होना, नज़ला ज़ुकाम, इसके अलावा निमोनिया जो है उससे बचाव हो सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई, उनसे बचाव का बहुत आसान सा तरीका है कि अगर हाथ धोने की प्रैक्टिस को आम किया जाए और इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए, और ये एक बहुत ही बुनियादी और छोटा सा 20 सेकंड का अमल है जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हाथ धोना पानी से, यानी साबुन पानी से हाथ धोना और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना, क्या फ़र्क होता है? अमूमन जो हमारी मेडिकल प्रैक्टिस में गाइडलाइंस हैं, WHO की गाइडलाइंस, वो ये हैं कि अगर आपके हाथ जो हैं विजिबली सॉइल्ड, यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि उनके ऊपर कोई गंदगी वगैरह लगी है, तो तब तो आपको तजवीज़ करदा है कि आप साबुन और पानी से अपने हाथ धोएं। लेकिन अगर आपके पास साबुन और पानी दस्तयाब नहीं है और आपके हाथों पे कोई विजिबल गंदगी नहीं है, तो फिर आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वही सारे मराहिल फ़ॉलो करें जो हैंड वॉशिंग के मराहिल होते हैं। उन्हीं मराहिल को फॉलो करें कि 20 सेकंड तक हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल थोड़ा सा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें 20 सेकंड तक जो आप कह रहे हैं मराहिल, क्योंकि इसमें कहते हैं यूँ यूँ, और या तो पूरा एक्सप्लेन कर हाथ दें धोने का सही तरीका। जी बिल्कुल, असल में हमें अपने हाथों पे प्रॉपर मिकदार में सोप या आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें या हैंड सैनिटाइज़र, इन दैट केस अपने हाथों को, अगर हम साबुन और पानी की बात करें, अपने हाथों को गीला करके अच्छी तरह साबुन दरमियान में लेके उसके बाद अपने हाथों की दरमियाने हिस्से को साफ़ करना है, फिर दोनों हाथों की बैक्स को, पुश्तों को साफ़ करना है। उसके बाद जो एरियाज़ ज़रूरी हैं और हम अक्सर भूल जाते हैं, उंगलियों के दरमियानी हिस्सा, दोनों हाथों की उंगलियों के दरमियानी हिस्से को साफ़ करना ज़रूरी है। अक्सर नाखूनों का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। उसके लिए उस नाखूनों के हिस्से को बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि वो अपनी हथेली के ऊपर उसको जो है रगड़ें कुछ सेकंड्स के लिए, और दूसरे हाथ की भी हथेली के ऊपर इन नाखूनों को रगड़ें। अगर नाखून बड़े हों, वैसे तो कोशिश करें कि नाखून कटे हुए हों, अगर बड़े नाखून हों तो एक इजाफी टूथब्रश या कोई ब्रश रखें जिससे आपको नाखूनों के नीचे हर दफ़ा हैंड वॉशिंग के दौरान में ब्रश करना चाहिए टू मेंटेन एडिक्वेट हाइजीन। उसके अलावा जो अंगूठे की सरफेस है, अक्सर वो अमूमन हाथ धोने में जो है वो मिस हो जाती है, इसलिए अंगूठे को रिकमेंडेड है कि आपने अलहदा से दोनों हाथों के अंगूठे को वॉश करना है और एंड पे कलाई को स्लाइटली यूँ करके वॉश करना है। एंड दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड से पहले तो हो नहीं सकता। इसलिए दैट मीन्स ये तो हो गया साबुन से या पानी से हाथ जब धो रहे हैं तब आपने इस तरह करना, अगर आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें तो भी आपने इसी तरह ही करना है ताकि अच्छी तरह से उसमें से सारा गंद निकल जाए। ये बड़ा ज़रूरी, स्पेशली नेल्स, क्योंकि ये मिस कर देते हैं, यहाँ पे वो डर्ट भी फंसी होती है, गंद फंसा होता है। जब आप खाना खाते हैं या आप अगर किसी को नाखून चबाने की आदत हो तो वो उससे फिर आपका काम खराब। अच्छा, ये कोविड में वैसे हमने ये टेक्निक्स रटी हैं सबने, लेकिन जाहिर सी भूल बात गए है ना, भूल गए। वैसे वाकई लिटरली तरीका अभी जब डॉक्टर साहब ने अभी बताया तो रिमाइंड होने लगा हम किया, चलो तो हम हाथ तो ऐसे ही धोते हैं, सैनिटाइजर तो हम बिल्कुल ऐसे कर रहे होते हैं, और हाथ भी बच्चों को भी हम इतना ज़्यादा एजुकेट नहीं कर रहे होते इस हवाले से। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा कितना फ्रीक्वेंटली हमें हैंड वॉश करना चाहिए, कब ज़रूरी है? हम में से हर किसी को पता है कि खाने से पहले तो ज़रूरी है धोना चाहिए। एक बड़ा फेमस कोट है कि हाइजीनिक पर्सन वॉशेस हिज हैंड्स बिफोर मील एंड अ क्लीन पर्सन वॉशेस हिज हैंड्स आफ्टर मील। तो हाइजीनिक और क्लीन में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले भी धोना चाहिए, बाद में भी धोना चाहिए। बाद में धोना एक अखलाकी बात है, पहले धोना तो पहले धोना एक हाइजीनिक बात है फॉर अवॉइडिंग जर्म्स। उसके अलावा हमें जब कभी हम किसी गंदी चीज़ को हाथ लगाएं, कूड़े को हाथ लगाएं, किसी कंटामिनेटेड चीज़
को जो लोग पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं वो पेशेंट्स की किसी भी चीज़ को टच करने के बाद अपने हाथ ज़रूर धोएं, और पेशेंट के पास जाने से पहले भी। इसके अलावा स्पेसिफ़िक जो हमारे पॉपुलेशंस हैं, जैसे छोटे बच्चे, उनकी हैंडलिंग में आप बच्चे को फ़ीड कराने लगे उससे पहले अपने हाथ लाजमी धो लें। बुज़ुर्ग, किसी का आपके घर में बुज़ुर्ग है, उनका ख्याल करें, या जैसे कि मेरी फील्ड है ऑन्कोलॉजी, आप कैंसर के पेशेंट्स का ख्याल करें, उनको खाना दे रहे हैं, उनकी हैंडलिंग करें, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उससे पहले हाथ धोएं ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपने घर में पेट्स रखे हैं, पेट्स को हाथ लगाने के बाद हाथ धोएं। घर में आप कहीं से भी बाहर से आए हैं, शॉपिंग करके आए हैं कहीं से, उसके बाद हाथ धोएं, ठीक है। और ऑब्वियसली जैसे वॉशरूम के बाद तो हाथ धोना प्रैक्टिस एक है, वो तो ज़रूरी है, तो वो तो ज़रूरी है। इसी तरह ये सारे मौके हैं जिनमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हाथ धोएं। एक नॉर्मल साबुन और एक एंटीबैक्टीरियल साबुन, दोनों में क्या फ़र्क है हाथ धोने में? कौन सा साबुन बेहतर है इस्तेमाल और करना? या तो अभी तो आजकल देखा जा रहा होता है कि हर साबुन के ऊपर ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर लिखा हुआ होता है कि 99.99% वो जर्म्स का खात्मा। 0.1% क्यों नहीं मरता? नहीं, वो नहीं मरना चाहिए बेसिकली। अच्छा, ये अब आप हाँ डॉक्टर साहब बताएं। बताएं। असल में स्किन में हमारे ना एक नॉर्मल फ्लोरा होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया का परसेंटेज होता है जो हमारी स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया अगर मर भी जाएँ तो वो जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं वो हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए जो ज़रूरी है वो गुड रहे। बैक्टीरियाज ना मर जाएं। सही। बिल्कुल गुड बैक्टीरिया रहे स्किन पे। तो एंटीबैक्टीरियल का जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी स्किन से वो वाले बैक्टीरियाज भी Yes. एलिमिनेट हो जाएं। नॉर्मल इंसान को तो शायद वो बैक्टीरिया ख़त्म होने से फ़र्क ना पड़े, लेकिन जैसे ड्राई स्किन जिनकी थोड़ी सी टेंडेंसी होती है ड्राई स्किन या एक्जिमा की, उनके अगर वो नॉर्मल बैक्टीरिया भी एंटीबैक्टीरियल साबुन से किल हो जाते हैं तो फिर वो Yes. बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हाँ हैं। एक्जिमा की वर्सनिंग हो जाती है। तो अगर आप ऐसी हेल्थ केयर सेटिंग्स में काम कर रहे हैं कि आपने किसी पेशेंट को या किसी बहुत छोटे बच्चे को अटेंड करना है, या आपने किसी बुजुर्ग को घर में अटेंड करना है और आपको कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं है, तो बेशक आप एंटीबैक्टीरियल साबुन यूज़ करें, बट नॉर्मल लोगों के लिए टेक्निक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वालिटी ऑफ सोप दैट यू आर यूजिंग। 20 सेकेंड आपने बड़ा अच्छा इसको एलैबोरेट कर दिया कि हम ये नहीं कह रहे कि आप एंटीबैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल ना करें। अगर हॉस्पिटल में आप यूज़ करें तो बिल्कुल एंटीबैक्टीरियल करें, आप बुजुर्ग को हैंडल करें या बच्चे को हैंडल करें या किसी ऐसी जगह से हैं तो यूज़ कर लें। अदरवाइज टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट। आप नॉर्मल साबुन से हाथ धो लें या जो भी आपने हैंड वॉश इस्तेमाल करना है उससे आप लिक्विड से आप हाथ धो लें। ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि नहीं वो एंटीबैक्टीरियल सोप होगा तो ही हाथ धोएंगे, तो वो गुड बैक्टीरिया जब मर जाएंगे तो और काम खराब हो अच्छा, वो जाएगा। जो फिर स्किन फिर ये है कि मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की जो ड्राइनेस की आप बात करिए डॉक्टर साहब, फिर वो मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करने का हमें लगता है कि हमारी स्किन वापस हेल्दी हो गई है, मतलब गुड बैक्टीरिया भी वापस आ गया है हमारे माइंड में। ज़ाहिर है हम जो रूटीन फॉलो कर रहे थे वो इस लिहाज से होती है। हाँ, बस फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है जिनकी स्पेशली ड्राई स्किन है या उनको एक्जिमा का प्रॉब्लम है। उनको चाहिए कि अगर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो एंटीबैक्टीरियल चीज़ों से, जैसे टॉपिकल एंटीसेप्टिक्स हैं, जैसे ये होता है क्लोरोजाइलेनॉल, जो डिटॉल वगैरह इस तरह की मुख्तलिफ अशिया हैं, और एंटीबैक्टीरियल, उनसे थोड़ा सा फिर उनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां आजकल हम देख रहे हैं कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने हाथ धोने की प्रैक्टिस रखी होती है तो शायद हम इन बीमारियों से बच जाते? क्योंकि एक तो नॉर्मल इन्वायरमेंट में है, आप ज़रा इनहेल भी करें एयर को, समटाइम्स ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, बट वो जो हाथ धोने से हम ज़्यादा बैक्टीरिया बॉडी का हिस्सा बना रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? काफ़ी सारी वायरल बीमारियां हैं जिनमें कोविड भी शामिल है। एक्चुअली होता ये कि कुछ तो हम बीमारियां एनवायरनमेंट से इनहेल करें अपने नाक और मुंह के थ्रू, वो तो किसी हद तक प्रिवेंटेबल नहीं भी हैं, लेकिन कुछ बीमारियां इस तरह से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती हैं कि जब हम अपने हाथ, कंटेमिनेटेड हाथ अपने मुंह को या नाक को लगाते हैं तो वो हमारे अंदर इन्फेक्शंस जाती हैं। मुख्तलिफ वायरसेस हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसका आगे सीज़न आ रहा है, एपिडेमिक आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे पास डायरिया है, वायरल डायरियाज़ हैं, बैक्टीरियल डायरियाज़ हैं, फिर हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस जिसको हम पीला यरकान कहते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई। उसका तो रूट ही यही है कि जब तक आपका कंटेमिनेटेड हाथों से अंदर नहीं जाएगा आपको वायरस होने के चांस नहीं है। उसके अलावा कंटेमिनेटेड पानी से भी होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सोर्स ये होता है कि हाथों की जो गंदगी है उसकी वजह से। जी, तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा इससे होते हैं हाथ ना धोने से, या कि वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं? अगर देखा जाए तो तकरीबन हेड टू हेड ही हर टाइप की बीमारियां हैं, स्पेशली रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो मैदे की बीमारियां हैं, हाजमे की बीमारियां वो होती हैं। और इसके अलावा जो है बिल्कुल ये वाली सारी बीमारी। लास्टली, क्या कोई कैंसर की भी ऐसी टाइप है जो कि इसी तरह ट्रांसफ़र होती है एक शख्स से दूसरे शख्स में, या इन्वायरमेंट से जिसमें अगर हमने हाथ धोए होते तो हम बच जाते?
कैंसर में इस तरह स्पेसिफिकली कोई कैंसर नहीं है, बट कैंसर में हैंड वॉशिंग वही जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, कैंसर पेशेंट्स की केयर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होती है, बिल्कुल कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी जिनकी हो रही होती है उनमें स्पेशली ज़रूरी है कि जो उनके केयर टेकर्स हैं वो हाथों की सफाई का बहुत ध्यान रखें। नॉर्मली लोग ये तो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हमने पेशेंट की चीज़ों को हाथ लगाने के बाद अपने हाथ धो लिए, ठीक है आप खुद सेफ हो गए, लेकिन उन कॉम्प्रोमाइज़ तो आपने सेफ्टी का ख्याल रखना है। कॉम्प्रोमाइज़ लोगों का भी ख्याल रखें जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, छोटे बच्चे बुजुर्ग, और उनकी हैंडलिंग से पहले अपने हाथ और वैसे भी कोई भी बीमारी अगर किसी को है, इम्यूनिटी अगर वीक है हम देख रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए ज़्यादा प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है लेनी, उनको रिमाइंड करवाना भी, और जिम्मेदारी हम सबके ऊपर आयद होती है। बट जनरली प्लीज़ हाथ धोया करें बहुत ज़रूरी है, इसको लाजिम करार दे दिया जाए, स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाए, और सही तरीके से हाथ धोना इसको प्रैक्टिस ज़रूर करवाना चाहिए, बच्चों को स्कूल में सिखाना चाहिए कि तभी देखें हैबिट डेवलप होती है। और हाँ, एक चीज़ और सबीन के जो हाथ धोते वक्त हम अक्सर ये देखते हैं कि ये तो आपने कह दिया बच्चों को कि आपने हाथ धोने और 20 सेकंड तक हाथ धोने, उस वो आया, उसने नल खोला, साबुन लगाया, नल खुला हुआ है, ऐसे 20 सेकंड चल रहे हैं, चल नल खुला हुआ है, पानी ज़ाया हो रहा है, वो हाथ यूँ धुल रहे हैं, यूँ धुल रहे हैं। अरे भाई साबुन लगाने से पहले बंद करो उस नलके को, अच्छी तरह करने के बाद फिर नल दोबारा खोलें, प्लीज़ पानी भी ज़ाया ना करें। हाथ धोने ज़रूरी हैं, 20 सेकंड तक धोने ज़रूरी है, लेकिन 20 सेकंड तक नलके का पानी जाना ज़रूरी कतन नहीं है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। मैं बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एक सोशल वर्कर ने, ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल, ज़बरदस्त काम माशाल्लाह कर रहे हैं। अभी जो आजकल की हम बात करें स्पेसिफिकली पाकिस्तान में, जब हम नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करते हैं, फ्लड्स की बात करते हैं, तो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में वो ख़ुद भी जाते हैं और जिस तरीके से वहाँ पर समाजी काम कर रहे हैं, आज हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, कहाँ कहाँ पर वो गए, क्या उन्होंने देखा, कितनी चीज़ें बेहतरी की तरफ चल रही हैं, इस वक्त क्या ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो चाहे फिर हम केपी के तनाजुर में इसको समझें या फिर हम पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझें। मोहम्मद असद बिन आज़म ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। असद, फ्लड रिलीफ पे चूँकि आप ज़्यादा काम आजकल कर भी रहे हैं, आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड के केपी से स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ कहाँ पर गए, किस तरीके से काम किया, क्या देखा? देखें शिव, हम जब हमने स्टार्ट किया तो उससे पहले हमने देखा कि ऑलरेडी वहाँ इमरजेंसी नाफिज थी और ऐसी सूरत हाल में हमारे लिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो गया था, रास्ते बंद थे, दीगर चीज़ें थी। तो सबसे पहले हमने बुनेर से स्टार्ट किया था। वहाँ पे इमदादी सामान में जो हम खाने जो पहले हमें खाने पीने की चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इन सैलाब इलाकों में ज़रूरत पड़ जाती है उन चीज़ों की जो ख़राब ना हो, जिसमें बिस्किट हो गए, केक हो गए, मतलब इनको हम लोग कई दिनों तक बच्चे आसानी से खा सकते हैं। तो हम पैकेट्स बना के 1000 पैकेट्स 500 पैकेट्स हमने मुख्तलिफ़ फेज़ में बना के लेके गए। तो वहाँ पे जो असल ज़रूरत थी, वहाँ पे हम देखा कि जब हम वहाँ पे उसकी मार्केट में गुजर रहे थे बुनेर की, तो वहाँ पूरी मार्केट तबाह हो चुकी थी और काफ़ी भारी तादाद में और काफ़ी बड़ी तादाद में पत्थर जो थे बड़े बड़े वो दुकानों के अंदर आ पहुँचे थे। अब वहाँ पर लोग तो भूखे तो प्यासे तो अलग ही थे ही थे, लेकिन वहाँ पे उनको रेस्क्यू करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी, ह्यूमैनिटेरियन वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी कि जो वो वहाँ पे बहुत ही कम थे, जो कि मुझे ज़रूरत पेश आई। तो जब हम वहाँ पे गए, वहाँ हमारी सामान पहुँचाया, दीगर चीज़ें पहुँचाई, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हालात हैं। हम मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे हम समेत बहुत सी दीगर जो समाजी तंजीमें हैं और दीगर इदारे मौजूद थे, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे थे। उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है ये सैलाब आके चला गया पंजाब वाली साइड पर, अब सिंध वाली साइड को हिट कर रहा है। तो सिंध में पंजाब में हम इस टाइम अलीपुर और जो है जलालपुर के इलाकों में काम कर रहे हैं। वहाँ पर वही चीज़ें हैं, इस टाइम अभी भी पानी, कई इलाके हैं जहाँ पर जो पानी जहाँ ज़ेर आब आया हुआ है और अभी भी काफ़ी गांव देहात जो हैं वो पानी में हैं, काफ़ी फुट तक पानी आया हुआ है और अभी भी लोग निकासी नहीं हुई अभी तक नहीं, मतलब अभी भी आप मेरी वीडियो सब देखेंगे तो हम लोग कश्ती में गए वहाँ पे और वो बहुत बड़ा इलाका, ऐसा लगा जैसा हम किसी लेक में दरिया पार कर रहे हैं या किसी समंदर, दूर दूर तक पानी। मतलब कहीं भी हमें कोई घर नज़र नहीं आ रहा, कोई लोग नज़र नहीं आ रहे, कोई इंसान नज़र नहीं आ रहे कि जिनकी हम मदद कर सकें। तो हम जब तफील सफ़र तय कर जाते वहाँ पर गए कि जहाँ पर लोग उनके पास इमदादी सामान पहुँचा नहीं था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वहाँ पर किश्ती के ज़रिए पहुँची और वहाँ तक खाने पीने का सामान है। अभी हम लोग वहाँ पर अक्सर ज़रूरत है वहाँ पे मच्छरदानियों की अक्सर ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है पानी आ चुका है, उसके बाद मच्छर बहुत हैं वहाँ रात को ऐसा है। सोना, क्योंकि खुली डेंगू आसमान बहुत तले ज़्यादा फैला हुआ है बिल्कुल। और दूसरा वहाँ पे जो इस टाइम खेमे हैं, खेमे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों पर हैं, हमने देखा एक जगह पर 20-20 30 खेमा बस्तियाँ जो हैं वो आबाद हैं, मगर खेमों में मसला ये है कि वहाँ पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पंखे नहीं चल रहे, इतनी शदीद गर्मी। मुल्तान आप देखें, मुल्तान और पंजाब की वो काफ़ी गर्म इलाके हैं, वहाँ पे मेरा वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं कहता था कि यार ये इतनी गर्मी में कैसे जो है वो मतलब गुजार रहे पंखों का हैं दिन। इंतजाम आप लोगों ने किया, बेसिक ज़रूरियात, बिकॉज उन बिल्कुल। इलाकों की गर्मी तो अपनी जगह पे और जाहिर सी बात है वहाँ पर पंखों का इंतजाम ही ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो सहूलियात दी जा सकती हैं वो हैं। अच्छा, बाकी काफ़ी सारे इलाके हैं जो कि अभी भी ज़ेरे आब हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इतना इस लेवल का जब डिज़ास्टर आ जाता है तो उसको मैनेज करने में भी टाइम लगता है और पानी को वापस निकलने में भी टाइम लगता है। एक नेचुरल एक प्रोसेस होता है, उसको भी ज़ाहिर है वो भी अपना एक टाइम ज़रूर लेता है। ऐसे में हुकूमत की बात की जाए, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें, हमने पंजाब के पर्सपेक्टिव से Very देखा active, जाएगा तो मरीम नवाज government, साहिबा जगह जगह पर वो खुद जा रही हैं, जगह जगह पर खुद जाकर वो इमदाद पहुंचा भी रही हैं, मेक श्योर भी कर रही हैं, लोगों से बात भी कर रही हैं, स्पेशली बच्चों से बात कर रही हैं। मरीम औरंगजेब साहिबा को मैं देख रही थी कि एक तकरीब में मरीम नवाज साहिबा बता रही थी कि वो धूप में इस हद तक बैठी रही कि उनका बाजू एक तरीके से जला है। तो वो जाहिर सी बात है एफर्ट हर जगह अपनी तरफ से है, बट जाहिर सी बात है हुकूमत की भी और इंसान की भी एक कैपेसिटी होती है, लिमिटेशन से, जाहिर सी बात है। और ऐसे में हमने बहुत ज़बरदस्त ये काम देखा कि जो हमारी फलाही तंजीमें हैं वो आगे बढ़ी हैं और हुकूमत के शाना बशाना चल के उन्होंने काम किया है, वो मिल के काम कर रही हैं। और हमारी तंजीमें अपनी जगह पे, वॉलंटियर्स खुद आगे बढ़े, शुएब अपने अपने लेवल पे अपनी कम्युनिटी से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, दोस्तों ने इकट्ठे कर लिए। हाँ। क्योंकि आप श्योर ऐसा तो आपने भी इस तरह किया होगा, दोस्तों को भी आप मोटिवेट करते हैं, बिकॉज जिनको पता है कि आप जा रहे हैं, आपका इतना एक वसी तजुर्बा रहा भी है, सो लोग ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं कि अच्छा असद वहाँ पे खुद है, चलो लेट्स सपोर्ट है, और फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर भी रहे होते हैं। थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए, जो वॉलंटियर वाला एक एलिमेंट हमें नज़र भी आया स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर टाइम, वो कितना ज़रूरी था और कितना उसका सिग्निफिकेंस है? देखें, इस टाइम जो है ना हमें वॉलंटियर्स की बहुत ज़्यादा कमी का सामना रहा है। आप बात करें लोग, हमने जहाँ फ़ंड रेजिंग की तो फ़ंड रेजिंग में हमें इशू इतने नहीं आए अभी भी। बातें वो तो जाहिर सी बात है, बात के साथ साथ हम मुख्तलिफ कैंपेन चलाते हैं। हम इस्लामाबाद की मुख्तलिफ इलाकों में रोड्स पे, सड़कों पे हमने फ़ंड रेजिंग की, और ना सिर्फ ये बल्कि अपने दोस्तों से व्हाट्सएप के ज़रिए, स्टोरीज़ के ज़रिए हमने फ़ंड कलेक्ट किए। लेकिन जो इस टाइम हमें ज़रूरत है ना वो है वॉलंटियर्स की। इस टाइम पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों की है, और मैं समझता हूँ कि जब हम कोई ड्राइव का प्लान करते हैं, अगर हम लोग 100 लोगों को बुलाएं तो उसमें 10 लोग आते हैं, मतलब ये हमें मुश्किलात हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइम ज़रूरत है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, प्रॉपर बाकायदा हर इदारे में रेस्क्यू ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। हर इदारा ऑफ़र कर रहा होता है कि आप किस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं एमरजेंसी पर्पज़ में, रिलीफ़ के लिए। तो इस टाइम ज़रूरत है कि वो सब नौजवान और यूनिवर्सिटीज़ में करवाई जाएँ, ताकि खुदा न खास्ता कल देखें सैलाब, हमें तो रोज़ाना हमें जो है क्लाइमेट चेंज के जो असरात उसका सामना करना पड़ रहा है। हमने आगे आने वाले अरसे में हर साल करना है। तो हमें ज़रूरत है कि हम आपको ट्रेन करें, अपने ये जो हमारे जो सैलाब आ रहे हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करें, ताकि कम से कम नुकसान हो सके। ये तभी मुमकिन है। मैं अभी आपने बात की हुकूमत की, यकीन जानिए हुकूमत जितना हो सकता है कर रही है, ठीक है। हुकूमत क्या क्या कर सकती है मुझे बताएं। हमारा भी कुछ जिम्मेदारी है, हर एक शहरी की एक समाजी जिम्मेदारी है। जिस तरह मैंने अपना किरदार अदा किया एक आम शहरी, इस तरह अगर तमाम नौजवान अगर अपना इस मुल्क के इस मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़ी हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जरूरत होगी कि बाजू बन जाएंगी। लेकिन ऐसा तो आपने एक बात इस दौरान की ना कि वॉलंटियर्स की कमी है। बिल्कुल। व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज कि क्योंकि देखिए बुनेर में सबसे पहले हमने देखा तबाही का, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान के कोने कोने से वॉलंटियर्स भी पहुँचे, ऑर्गेनाइजेशंस भी पहुँची, हुकूमत ने भी काम किया। सो वहाँ पे डीसी तक को ही कहना पड़ा कि अभी और इमदाद नहीं चाहिए, वी हैव सो मच नाउ, कि इतना पहुँच गया वहाँ पर। लेकिन अब आप कह रहे हैं वॉलंटियर्स की कमी है, व्हाट डज दैट मीन? इमदाद की वहाँ कमी नहीं हुई, वॉलंटियर्स की कमी। वो कह रहे हैं कि हमारे घरों में इतने बड़े बड़े पत्थर आ चुके हैं, क्योंकि वो सैलाबी पानी बड़े बड़े पत्थर ले आया था, ठीक है। अब उनको उठाना भी आम लोगों के बस की बात नहीं थी, बड़े बड़े क्रेन्स के जरिए उठाया जा रहा था, या मजमूई तौर पर लोग जमा होकर एक जगह से उसको उठाते थे। अभी भी बहुत से वहाँ बुनेर में घर हैं जो कि इस टाइम ज़मीन बोस हैं,
और पत्थर, बड़े बड़े पत्थर हैं, क्योंकि पूरा पूरा गांव था वो तबाह हो चुके हैं। ऐसे ही ठीक है, अब बिल्कुल उनको ऐसे। बहाल करने की ज़रूरत है। अब मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो हम सबकी ज़रूरत है, खुसूसन मैं कहूँगा कि देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हमें ज़रूरत है, मुखिर हजरात जो इस टाइम हैं उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि इस टाइम हमें जो इमदादी सामान तो पहुँच गया है, वहाँ सही। पहुँच रहा है, पका पकाया खाना वो बन रहा है, हम पहुँचा रहे हैं और बहुत से तारे पहुँचा रहे हैं। इस टाइम अब ज़रूरत है ना, वो है उनको बहाल करने की, रिहैबिलिटेशन जी की। बिल्कुल, लेकिन उनको वो तब खुद होगी मुख्तार ना जब बनाने सारा की। ये नकासी का काम मुकम्मल हो जाएगा। ज़्यादा ज़रूरी है। वो कुछ इलाकों में है ना, अभी कुछ बहुत इलाकों में सारे इलाके पंजाब हैं जो के कि अब- Yes, very हम कुछ true. इलाके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जो देखें हम उनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कब तक हम उनको खिलाते रहेंगे? हमें उनको इस काबिल बनाया कि वो खुद खा सकें। ठीक बिल्कुल है, ऐसे तो ही। इस टाइम ज़रूरत है। बुनेर में तो चला गया, बुनेर में अभी तबाही मची हुई थी वहाँ, अब तो वहाँ जो है पानी नहीं है। अब जबकि जब मैं गया था तभी पानी नहीं था, उस टाइम भी जो है तबाही मची हुई थी, मगर पानी ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी जो ज़ेरियाब हैं वो पंजाब के कुछ इलाके मौजूद हैं, वहाँ पर रेस्क्यू और दीगर और इदारे भी अगर काम कर नकासी रहे हैं। हो भी गई है तो वो जो तबाही हुई है ज़ाहिर है उसके बाद वो रीहैब का एक काम है। बिल्कुल। एक तो उसमें वक्त लगेगा, दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करनी है। जिसके माल मवेशी बह गए इस पानी में, जिसका एक कमरे का मकान था वो भी चला गया, तो सबकी ज़िंदगी में वो जो एक ज़िंदगी वापस लानी है मैं कहूँगा, तो उसके लिए बहुत सारे मेहनत की कुछ ज़रूरत के है। अपने चले गए, अपनों को खोया सबने, तो जाहिर है इसके अंदर एक हमें उनको इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ भी लेकर जाना है। यकीन जाने हम यही बात ही कर रहे होते हैं कि हम अक्सर दर्द अगर महसूस नहीं भी कर रहे होते, हम ये कहते हैं कि उनकी जगह हम भी हो सकते थे, और खुदा न खास्ता कल को हमारे ऊपर भी, क्योंकि कुदरती आफत जब आनी है तो वो किसी के ऊपर तो भी आ कभी सकती भी है। कहीं पर आज किसी हम पर भी किसी आ का सकती एहसास है। करेंगे, कल को कुदरत हमारा एहसास करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें सब। लेकिन हमने वाकई हर जब ऐसी कोई कुदरती आफत आई है, हमने हमेशा पाकिस्तानी कौम को मुतहरिक देखा है। हमने हमेशा देखा कि सब आगे बढ़ते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करते हैं। लेकिन इस बार का जो डिज़ास्टर है वो पहले डिज़ास्टर से बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। हौलनाक रहा। तो जाहिर सी बात है उसमें हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है हर लिहाज से। अच्छा, तो ऐसे में ज़रूर ये बताइएगा कि हम किस तरीके से ये एहसास हमारे यंगस्टर्स के अंदर पैदा कर सकते हैं कि वो वॉलंटियर करें, क्योंकि हम हमेशा इंसेंटिव भी देख रहे होते हैं कि अच्छा हमें मिलेगा क्या इसके बदले, इंसेंटिव हमें मॉनेटरी बेनिफिट हमें चाहिए होता है। सो किस तरीके से हम ये एहसास अपने यंगस्टर्स के अंदर डालें, पेरेंट्स की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? देखिए, हमारे पाकिस्तानी कौम में रगों रगों में, इस मुल्क के नौजवानों में जज्बा मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जिस तरह बात कह रही हैं, अभी सैलाब आया तो मतलब ज़िले इंतज़ामिया ने कह दिया बस 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 बहुत हो गया। जज्बा तो बहुत है इस मुल्क में। यहाँ पर आपने हमारा जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी उसमें देख लिया था कि लोग सड़कों पर निकल कर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। तो हमारे यहाँ जज्बा बहुत है, बस इस जज्बे को उभारने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने नौजवानों को मोटिवेट करें। इसमें मीडिया का बहुत अहम किरदार है कि वो पैगाम पहुंचाए। देखें, मुश्किल घड़ी में जब हम हालात नहीं बताएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। जब हम वहाँ गए तो हमें टीवी से ज़्यादा वहाँ बदतर हालात लगे। मतलब जो हमें टीवी पे देखते हैं, जो मीडिया पे हमें देखते हैं, वो बहुत कम चीज़ें हम देख पाते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। तो इस टाइम ज़रूरत है कि हम नौजवानों को मोटिवेट करें और बताएं कि आने वाली नस्लों को जो जेन ज़ी है, और उसको हम बताएं कि किस तरह से हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं। ये जज्बा हमारी नस्लों दर नस्ल मुंतकिल होना ज़रूरी है। ये तरबियत तभी होगी जब हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाकर नौजवानों से मुखातिब होंगे और बताएंगे कि हमारी तारीख क्या है। शायद इसमें ये भी कह सकते हैं, जब हम खुद करेंगे तो हमारे बच्चे वो देखेंगे और सीख जाएंगे। बिल्कुल। आई मीन वो यूनिवर्सिटी की बात आप कर रहे हैं या किसी को बताने की बात आप कर रहे हैं, उससे बहुत बेहतर शायद ये है कि आप करें। बिल्कुल, आप कर रहे हैं, आपके आसपास लोग आपको देख के सीखेंगे और वो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। है। मैं करूंगा, मेरे बच्चे आगे से करेंगे। बिल्कुल सिंपल ऐसे से ही होता है, इफ यू विल डू इट, सो आने वाली नस्ल जो है वो उसको सिर्फ कॉपी करेगी और वो वही करेगी बिकॉज उन्होंने वो देखा है, वो समझा, वो सीखा है। लेकिन इसमें ये कितना ज़रूरी है, ठीक है हम ट्रेन तो करें, वो जज्बे वाली बात अपनी जगह कि हमें आइंदा आने वाले सालों के लिए प्रिपेयर भी करना है, कैसे मदद करनी है, वो जज्बा अपनी जगह इक्वली इंपॉर्टेंट। बट ये इतना लेवल का इशू ही क्रिएट ना हो, उसके लिए जो हमने करना है उसमें भी नौजवानों की जिम्मेदारी है। क्लाइमेट चेंज में किस तरीके से हम थोड़ा बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं, अपने आने वाली नस्लों को कैसे हम सेंसिटाइज कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ज़्यादा करने की ज़रूरत है ताकि इस लेवल की तबाही ही ना हो।
इस टाइम बहुत ज़रूरत है। हम तो पहले ही बुख्ती ड्राइव में रहते हैं, प्लांटेशन की बहुत ज़रूरत है। दरख्त काटे जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो हम लोग अवेयरनेस के साथ साथ जो काटे उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट भी करें। हमारे यहाँ कंप्लेन कोई नहीं करता, मसला ये कि लोग कहते हैं यार कंप्लेन करेंगे हम ना फंस जाएं बीच में। तो इस टाइम ज़रूरत है जहाँ कोई बुरा काम देखें जो लगता है कि हमारे नेचुरल जो हैबिट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारे जो दरख्तों हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है किसी भी जगह किसी भी शहर में, उसके खिलाफ नोटिस लें। बाकायदा इदारे मौजूद हैं, हम कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने की देर है, लोगों को पता ही नहीं कि हमने अपने अपने हकूक़ के लिए किस तरह लड़ना है। हम यकीन जानिए मैं कई जगहों पर जाता हूँ, मैंने कहता हूँ आप 15 पे कॉल करें, आप फ़लाँ इदारे को कॉल करें, मतलब हमारे इदारे मौजूद और एक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, सारी चीज़ें मौजूद। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि लोगों को या तो मालूम नहीं है या तो उनके एक अंदर एक फोबिया है, एक लेजीनेस भी है। अच्छा, लेजीनेस कौन भी है। रिपोर्ट करे और क्या मेरा होगा? ख्याल है ट्रस्ट डेफिसिट Trust भी है। इस पे deficit भी अपने इदारों पे हम ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे होते, ये भी देखें, इस पे भी आवाज उठानी बनती है, बात करना बनता है, ताकि ये इदारे हमसे ही है ना, हम जैसे लोग इन इदारों के अंदर कि कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखें ना जहां पर लोगों ने कंप्लेन की और उसका एक इम्पैक्ट देखा। तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो वीडियो बनाए वो वीडियो वायरल हो जाती है, कोई ऐसा काम अगर हो रहा होता है। आई रिमेंबर एक मेरे दोस्त थे रमीज़ कराची में, और आपको पता है कराची में वैसे भी दरख्तों की वैसी बहुत कमी है। तो उनके साथ वाले घर में एक दरख्त लगा हुआ था और उस घर की कुछ कंस्ट्रक्शन में मतलब घर बना हुआ था लेकिन दोबारा से उसको कुछ ठीक कर रहे थे। तो उन्होंने दरख्त काटने का जब प्रोसेस स्टार्ट किया उसने रिपोर्ट किया, और एक तो रिपोर्ट किया, उसने वीडियोस बनाई, उसने रोज़ाना जाके वहाँ वीडियोस में उसने कहा मैं तुम्हें दरख्त नहीं काटने दूँगा। ठीक, घर तुम्हारा है, दरख्त भी उसके अंदर है, लेकिन काटोगे नहीं तुम दरख्त। सो आई रिमेंबर कि वो दरख्त उसने बचाया था। तो देखिए, एक शख्स अगर एक दरख्त बचा रहा है तो आई एम श्योर कि हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। जहाँ जब बड़ा अच्छा आपने कहा कि रिपोर्ट करें इसको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट कि कहीं पर भी ऐसा काम हो रहा है तो आप कहें कि हम रिपोर्ट करेंगे इसको, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। चूँकि हमारे बच्चों के लिए हमें ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो सोचिए कि फिर हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जिस तरह से माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस काम की एक्नॉलेज भी करें। जो वॉलंटियर के तौर पे आप काम कर रहे होते हैं, एज ए सोशल वर्क आप काम कर रहे होते हैं, सोशल वर्कर के तौर पे स्पेसिफिकली इन दिस टाइम, जबकि पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे वो तमाम एरियाज़ जहाँ पर सिर्फ आपके पहुँच जाना, ये पूछ लेना कि क्या चाहिए तुम्हें, या ये कहना या एहसास दिलाना कि मैं यहाँ पर हूँ या हम यहाँ पर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं या हम कोशिश करेंगे, आप बताएं तो सही। कभी कभी किसी को सिर्फ सुन लेना कि उसका प्यारा चला गया, वो अपना दुख ही आपसे शेयर कर लेगा, बिकॉज उसके पास शायद आपके अलावा और कोई शख्स मौजूद नहीं होगा जिसके साथ वो गम ही बांट ले, वो शेयर ही कर ले कि उसके तो सारे प्यारे ही चले गए, उसका वो आशियाना चला गया, वो तिनकों की तरह बिखर गया, उसके मवेशी जो उसकी ज़िंदगी में उसको साथ थे, जो उसके फाइनेंशियली इकनॉमिकली उसको लेकर चल रहे थे, वो भी बह गए हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि इमोशनली साइकोलॉजिकली पहले हमने उनको स्टेबल करना है, उसके बाद ज़रा चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ ही है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज देही ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारी गांव देहात में जितनी ख़वातीन रहती हैं उनके एफ़र्ट्स को आज हमने यही ओपनिंग में बात की थी, एक्नॉलेज करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम क्या चैलेंजेस हैं उनको, ज़रा इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ हम देख रहे होते हैं कि बात नहीं की जा रही होती है। हम एम्पावरमेंट की जब बात कर रहे होते हैं तो हम इन ख़वातीन को तो भूल जाते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी जो प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जो कि हम इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एफर्ट होती है। पाकिस्तान की इकॉनमी में उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, आज वो जानने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम इस वक्त क्या काम हो रहा है उनके हवाले से, वो भी आज रहा इन प्रोग्राम में हम हाईलाइट। एब्सोल्युटली, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं शबाना नवाज साहिबा, आप डिप्टी चीफ हैं, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। उनको करते हैं इस प्रोग्राम में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक। शबाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चूँकि आज के दिन की मुनासबत से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जहाँ सबीन ने भी कहा कि हमें सबसे पहले बात ये करनी है कि इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ताकि हम इस पहले अंडरस्टैंड करें इस इशू को और फिर हम उस पर बात करेंगे कि क्या हो रहा है और किस तरह चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। तो पाकिस्तान में जो देही इलाकों में ख़वातीन हैं, किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है उनको?
पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे मैडम ने भी बताया कि आज जो है ना वो दही ख़वातीन का आलमी दिन जो है ना वो मनाया जाता है, और इस दिन का मकसद ही ये होता है कि हम ख़वातीन के जो चैलेंजेस हैं उनको भी हाईलाइट करें, और उसके साथ उनके लिए एक अवेयरनेस सेशंस भी होते हैं, और साथ उन्हें कुछ पता भी चलता है कि उनके लिए क्या स्कीम्स जो है ना वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दी हैं। अगर हम उनके मसाइल की तरफ जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। पहले हम उनके जब उनके मसाइल की बात करते थे तो हम पावर्टी, एजुकेशन और हेल्थ इश्यूज़ जो थे ना वो उनके मेन इश्यूज़ थे, लेकिन वह गुजरने के साथ उनके मिसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, जिनमें सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज जो है ना उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। डिजिटलाइजेशन की वजह से उनकी जो स्किल्स हैं वो उस पाए की नहीं है कि वो आजकल की कंपनीज़ का उनका मुकाबला कर सके। इसी तरह से जहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है तो वो काम तो कर रही हैं, लेकिन उनके लिए कहीं पर रिकग्निशन जो है ना वो नहीं है। इसके अलावा उनको इनहेरिटेंस के इश्यूज़ होते हैं, उसके अलावा उनको ऑनरशिप ऑफ लैंड के जो है ना वो इश्यूज़ होते हैं, जिस लैंड पे वो काम कर रही हैं उसकी वो ऑनर जो है ना वो नहीं होती हैं। डिसीजन मेकिंग में उनका जो है ना एज सच किसी भी किस्म का कोई रोल नहीं होता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि आजकल की ख़वातीन को, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, एक्सेस टू मार्केट का, उनको बिज़नेस टेक्निक्स नहीं पता, जो वर्ल्ड जो है जिस तरह तरक्की कर रहा है, हम सब जो है ना वो मोबाइल्स पर आ चुके हैं टेक्नोलॉजी की बेसिस पे, तो ये सब इश्यूज़ जो है ना ये उनके अब शायद ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हेल्थ और एजुकेशन जो है ना वो तो मेन इश्यूज थे, मेन इशू में आता है। अच्छा, वैसे में क्या मुआवजे की भी बात हो सकती है? वहाँ पर भी हम इनइक्वालिटी देख रहे होते हैं कि डेली वेजेस उतने नहीं दिए जाते, या फिर अगर दिए जाते हैं दिए नहीं जाते, और अगर वही बता रही हूँ कि अगर दिए जा भी रहे हैं तो वो मर्द के अकाउंट में जा रहे हैं, और मर्द उसमें से चाहे तो देगा, बट अदरवाइज हमने नहीं देखा कि हमारी ख़वातीन को उस तरह से मुआवजा मिल पाता है। जी बिल्कुल, हम ना रूरल वुमेन के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, कि वो एम्प्लॉयमेंट तो है, वो एग्रीकल्चर में भी काम कर, फील्ड्स में भी काम कर रही हैं, वो बाकी सारे काम भी कर रही हैं, लेकिन उनको ना तो उनकी रिकग्निशन है उस एम्प्लॉयमेंट की, और ना ही उनको जो है ना उसके लिए कोई मुआवजा दिया जाता है। इक्वल वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उनके लिए जो है ना वो कहीं पर भी साबित नहीं होता है। हम उसमें ये भी तो देखते हैं शबाना साहिबा कि जैसे एक किसी को हायर किया, फॉर एग्जांपल किसी ठेकेदार ने, कि आपने ये इस खेतीबाड़ी के लिए आपने ये काम करना है, इतने दिनों में करना है, इतने वक्त में करना है, तो वो जो मर्द है उसने अपने घर की ख़वातीन को भी यूटिलाइज़ तो किया जी, लेकिन वो पैसे मर्द को मिले हैं, वो पैसे मर्द यूज़ कर रहा है। घर की ख़वातीन काम कर रही हैं, उसकी बीवी भी शायद काम कर रही होगी, उसकी बहन भी काम कर रही होगी, उसकी शायद बेटी भी काम कर रही होगी, बट उनको मुआवजा ही नहीं मिल रहा। मतलब देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग देम देयर ड्यू शेयर। इसमें एक बहुत बड़ा जो रीज़न है ना वो ये भी है कि ख़वातीन को जो कि अवेयरनेस नहीं है, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं, जब पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो वो मेल के अकाउंट में जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट जो है ना ऐसी स्कीम्स लेकर आती है जो स्पेसिफिक वुमेन रेलेवेंट स्कीम्स होती हैं। आपके पास अगर आप मोबाइल सिम आपके नाम पर नहीं है, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपको कोई हायर कर भी लेगा ना तो आपको कैसे पैसे ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका, उसके तहत उन्होंने आपको पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो वो फिर पाकिस्तान में चूँकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो वो मेल्स के नाम पर ही ट्रांसफ़र होते हैं, आगे फिर वो फीमेल्स को जो है ना वो उनकी मेहनत का मुआवजा नहीं दिया जाता। ओके, अब चूँकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर स्टेट है और इसमें हम ये देखते हैं कि ज़्यादा हमारा जो इकॉनमी का भी इन्हिसार है वो एग्रीकल्चर पर बहरहाल है, और उससे ये एग्रीकल्चर में जैसा सबीन ने भी आगाज़ में कहा कि ख़वातीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। हमारे यहाँ जो एक चपाती भी अगर बन रही है तो अगर हम उसकी चेन में पीछे जाएंगे तो ख़वातीन का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन हम उसे एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, हम उसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस कि पाकिस्तानी इकॉनमी और उसमें रूरल ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन, क्या वाकई डू वी हैव दैट स्टैट्स? पाकिस्तान की जो इकॉनमी है अगर हम उसको देखें तो अभी भी 63% जो है ना हमारी वो पॉपुलेशन जो है ना वो रूरल एरियाज़ में ही वो रह रही है। हमारे पास कोई ऐसे स्पेसिफिक स्टैट्स आप ये कहें कि हम ये पॉइंट आउट कर सकें जिससे हमें अभी उस तरह की स्टैट्स हमारे पास नहीं है जिसमें हम सब, क्योंकि देखें अगर एक खातून का बैंक अकाउंट ही नहीं है, सेम ही उसके नाम पर नहीं है, तो हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे? तो हमारे पास इस तरह की आप जैसे कहें कि 100% कोई बेस लाइन हो, उस तरह की बेस लाइन तो मौजूद नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह जेंडर पैरिटी रिपोर्ट्स निकल रही हैं, स्टेटस ऑफ वुमेन रिपोर्ट्स आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेस लाइन आपको जो है ना रूरल वुमेन की भी जो है ना वो मिल जाती है। ओके, सो जाहिर सी बात है, देखिए हम इश्यूज़ पे तो ज़रूर बात करें, और ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन हम हाईलाइट करें कि क्या क्या उनको कंसर्न्स हैं। सो हेल्थ की बात की गई, एजुकेशन की बात की, फाइनेंशियल लिटरेसी की हम ज़रूर यहाँ पे बात करें। उन्हें पता ही नहीं है कि उनका राइट क्या है।
उनको तो ये बस पता होता है अच्छा जा रहा है, घर में आ रहा है, लेकिन घर में कहाँ आ रहा है या उनकी पॉकेट में तो नहीं जा रहा है। इस चीज़ को हाईलाइट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शबाना साहब, आप जरा आप गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करिए कि काफ़ी स्कीम्स आती हैं और वो फ़ायदेमंद होती हैं। ज़रा मैं चाहूँगी कि क्या काम हो रहा है, क्या क्या स्कीम्स हैं जो कि इस वक्त हमें, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम उन इलाकों में देखा जाता है, सो ताकि वो ख़वातीन एजुकेट हो सकें अपने राइट्स के हवाले से। पहले तो जो स्कीम्स आती थी ना वो तो नेशनल लेवल पे स्कीम्स आती थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद चूँकि सब प्रोविंसेस जो है ना वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो स्कीम्स लेकर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे बड़े हमारे प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम हमारा जो है ना वो रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड है, बिस्प जो है वो इंटरनेशनल रिकगनाइज्ड जो है ना वो प्रोग्राम है इस हवाले से, जो है ही स्पेसिफिक ख़वातीन के हवाले से, जिसमें कैश भी ख़वातीन को ट्रांसफ़र किया जाता है, गर्ल एजुकेशन में बात की जाती है, स्टाइपेंड दिए जाते हैं वो भी ख़वातीन के लिए दिए जाते हैं। इसी तरह से किसान कार्ड है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसमें भी जो है ना वो इशू यहाँ पर यही आ जाता है कि आपकी अकाउंट्स जो है ना वो आपके नाम पर जो है ना वो होना चाहिए। इसी तरह से हेल्थ में BHUs जो है ना वो बन चुके हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो है ना वो प्रोग्राम था। इसके अलावा स्कूल्स में जो है ना स्कूल फाउंडेशंस प्रोग्राम्स हैं, रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, नेशनल लेवल पे भी पंजाब रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम है, ये सारे लाइफ स्टॉक के प्रोग्राम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्कीम्स हैं, यूथ स्कीम्स हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक जो है वो स्पेसिफिकली आपको एग्रीकल्चर के लिए ही जो है ना वो लोन जो है ना वो दे रहा है। तो और भी लोन स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारे प्रोग्राम्स, चीफ मिनिस्टर लेवल पे भी प्रोग्राम्स जो है ना वो आते रहते हैं, इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं जी, इम्प्लीमेंट भी हो रही है। अब जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें, हम यहाँ पे शहर में बैठे हैं, चले हम हमारे पास एक्सेस है, स्मार्टफोन का भी है, लैपटॉप का भी है, हम ये सारी स्कीम सर्च भी कर सकते हैं और उसके बारे में हम एजुकेट हो सकते हैं, कुछ के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। जो दही ख़वातीन है उनके लिए किस तरह से एक्सेसिबल बनाया हुआ है इन स्कीम्स को, इन अपॉर्चुनिटीज़ को, कि उनके पास जाया जाए और उनको इन सारे गैजेट्स की, पहली बात तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए कि ज़रूरत, बिकॉज़ ये तो बेसिक नीड है अब आज के दौर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी तक इसकी बहुत ज़्यादा कमी है कि हमारी ख़वातीन के पास तो अपना बटन्स वाला फ़ोन नहीं, जिसे हम बटनों वाला फ़ोन कहते हैं, तो स्मार्टफोन तो बहुत दूर की बात है। तो उन तक किस तरह से रसाई है? देखिए मैडम, प्रोविंशियल लेवल पे भी जो है ना वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और फेडरल लेवल पे भी, उस तरह से कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पर कि वो ख़वातीन को एक्सेस मिलती है। उनको जो है ना वो नेफ्टेक के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत जो है ना उनको दस्तकारी भी सिखाई जाती है, बेकिंग सिखाई जाती है, डिफरेंट प्रोग्राम्स उनके लिए जो है ना वो किए जाते हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर जो है ना वो बेसिक एक आप कह लें कि जगह है जहाँ पर हम उनको, लेकिन आपका बात बिल्कुल ठीक है कि चूँकि अब सेलुलर आ गया तो सेलुलर कंपनीज़ का जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीडिया का जो रोल है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर घर में टीवी तो मौजूद है, अगर फ़ोन नहीं भी है किसी के पास तो टीवी तो डेफिनेटली जो है ना वो मौजूद है। तो उसके थ्रू जो गवर्नमेंट जो एडवर्टीजमेंट्स करती है, जो स्कीम्स लेकर आती है, उससे बहुत ज़्यादा जो है ना उनको वो अवेयरनेस मिलती है। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हो गया है, बैंक्स जो है ना वो तकरीबन हर गांव तक भी जो है ना उनके कोई ना कोई ब्रांचेस जो है ना वो पहुंच चुकी हैं। लेकिन बेसिक जो इशू है ना, जैसे आपने कहा कि एक तो उनको अपने राइट्स का पता नहीं है, लेकिन अब जब उनको अपने राइट्स का पता चल गया है तो राइट का पता होना एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन राइट को क्लेम करना जो है ना वो एक सेपरेट इशू है। मे बी उन्हें अपने राइट का पता भी हो, उन्हें अवेयरनेस स्कीम का भी पता हो, लेकिन उस बैंक तक जाना या उस इदारे तक पहुंचना, जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है या एक्सेस है मार्केट्स की, उसके बारे में जो है ना वो अभी तक वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक हिंड्रेंस है वहाँ पे। जी जी। एक एम्पावर्ड देही खातून कैसी है, कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए? देखिए, एम्पावर्ड जो खातून है उसका जो कंसेप्ट है वो डेफिनेटली कि बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर अगर आप इस्लामाबाद के रूरल एरियाज़ को देख लें तो मे बी कि वो एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकती है और अपना एक बिज़नेस भी जो है ना वो रन कर सकती है। लेकिन एक बहुत, अगर आप एक फार फ्लंग एरिया में चले जाते हैं तो अगर एक खातून सिर्फ उसके अकाउंट में पैसे ही आते हैं, मे बी कि वो भी एम्पावर्ड जो है ना वो कंसिडर होगी। इस्लामाबाद जैसे एरियाज़ में यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग में जो है ना वो समझते हैं कि अगर वो डिसीजन मेकिंग में उसका पार्ट है तो वो एम्पावर्ड समझते हैं। यस, तो ये एम्पावरमेंट की जो डेफिनेशन है ना वो आपके एरिया टू एरिया, वुमेन टू वुमेन, सब्जेक्टिव कि किस तरीके से किस एरिया में। और हम तो अभी तक यही कह रहे होते हैं कि हम एम्पावरमेंट, हमारे लिए ये बड़ी अचीवमेंट होती है कि हम घर से निकल के काम करिए ख़वातीन, और भी हमारे लिए एम्पावरमेंट है। बट हम अपने दीन को अगर देखें, इस्लाम ख़वातीन को कितना एम्पावर करता है हर तरीके से, कितने राइट्स हैं, कितने हुकूक है। अगर उन हुकूक को गिनवाया जा सके तो उस पर इंसान हैरान हो जाता है कि किस हद तक आपको एम्पावर किया गया है, आपका दीन आपको किस हद तक एम्पावर करता है। और जाहिर सी बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी अगर बात की जाए सो उसके लिहाज से भी बहुत सारे राइट्स हैं जो कि हमारी ख़वातीन के पास होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्टली, कोई ऐसे स्टेप्स जो आपको लगता है कि अब लिए जाने चाहिए
ताकि और बेहतरी आ सके? लास्ट में अगर इसको आप एड्रेस कर दें। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी 65% जो है ना वो रूरल पॉपुलेशन है, उनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्कीम्स उनके पास लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको सेलुलर कंपनीज़ को इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करना पड़ेगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं उनको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। और एजुकेशन जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनको इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ है, लेकिन अगर वो उन्हें एजुकेशन ही नहीं है, वो अपने साइन नहीं कर सकती, वो उस स्कीम के बारे में पढ़ नहीं सकती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उनको ये सब कुछ होने के बावजूद भी उन फ़ायदा नहीं है वो उस स्कीम से जो है ना वो उठा सकती हैं। तो एजुकेशन, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड मैरिज का जो है ना वो बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, एजुकेशन नहीं होती है, तो वो बच्चों की चाइल्ड मैरिज का इशू जो है ना वो आ जाता है। तो उस वजह से ख़वातीन, रूरल ख़वातीन में जो हेल्थ के इश्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा। अभी आपने इसमें बीच में एक बात भी की ना कि जिस तरह बेसिक हेल्थ यूनिट की बात आपने की थी कि वो उस पर काम हो रहा है। चूँकि बात हेल्थ की, तो मैं आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड, अगर 2-3 मिनट हम उसमें ऐड कर लें कि हेल्थ की पर्सपेक्टिव से और क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं। देखिए, हेल्थ के पर्सपेक्टिव में गवर्नमेंट की तो बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, जिस तरह हेल्थ कार्ड्स थे, अभी भी जो है ना गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं हेल्थ के ऊपर। लेकिन जो मेन जो इशू आ जाता है ना वो ये आ जाता है कि जो BHU है ना वो उसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा दूर है। एक खातून है, उसकी अगर डिलीवरी है तो उसको वहाँ तक एक्सेस पहुँचने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हम अपने एरियाज़ बात करते हैं तो हम ज़्यादातर इस्लामाबाद के इन एरियाज़ की बात करते हैं, लेकिन अगर फार फ्लंग एरियाज़ में चले जाएंगे कि खातून है वो BHU तक पहुँच भी गई है, लेकिन उसको कोई इमरजेंसी हो गई है तो उसको मेजर हॉस्पिटल में जाना है, तो वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ही जो है ना वो नहीं मिलती हैं। बच्चे जो होते हैं ना वो मेल न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि माँ को उस तरीके से खुराक जो है ना वो नहीं फ्राहम की जाती है। वो उस टाइम पर भी काम कर रही होती हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी जो है ना वो काम कर रही होती हैं। तो वो हेल्थ, जैसे मैं आपको पता है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है ना ख़वातीन के जो है ना रूरल ख़वातीन के ऊपर क्लाइमेट चेंज का भी बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट होता है उनकी हेल्थ के ऊपर। तो ये सब चीज़ें जो है ऐड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा शबाना साहब, ऐसे ही में हमने एक बहुत टर्म हम सुनते हैं और हमारी जो देही ख़वातीन है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करती हैं कि, और ये मर्दों की तरफ से नहीं आती ये चीज़, ये सास की तरफ से आएगी, माँ की तरफ से आएगी, ये हमारी सीनियर सिटीजन जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी तरफ से आती है कि इसको पता नहीं क्यों आराम की इतनी ज़रूरत है, या ये कोई अनोखा बच्चा पैदा कर रही है। हमने भी तो बच्चे पैदा किए, हम तो दिन में इतने इतने घंटे काम करते थे। ये कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि वो किस दौर की बात थी जब देसी खुराकें थी, मैल न्यूट्रिशन की, जो आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की बात करी हैं, वो नहीं होती थी। हेल्थ के बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लाइमेट की आप बात करी हैं तो इसका इम्पैक्ट तो हर मेंटल भी है, फिजिकल भी है, ये भी हम देख रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को नहीं देखा जा रहा होता, लेकिन उस घर की खातून ही अपनी बहू को, बेटी को यही बातें कर रही होती है कि हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, इनको पता नहीं क्या है। तो वो जो आप काम की बात करें, कितने कितने घंटे बेचारी खेतों में काम कर रही होती है, या बाकी घर के इतने ज़्यादा वो काम होते हैं उनमें लगी होती है। ये सोच चेंज करने की कितनी ज़रूरत है? हमें मर्दों से ज़्यादा हमें इन ख़वातीन को एजुकेट करने की कितनी ज़रूरत है? इसके लिए हम बहुत अच्छी एक स्कीम है जो हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर्स की, उसके थ्रू जो है स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि वो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स है ना वो उन ख़वातीन तक उनकी एक्सेस है, तो वो उनमें एक अवेयरनेस, एक चेंज है ना मैं लेकर आ सकती हूँ, जो उनको बता सकती हैं कि अब जनरेशन्स का डिफरेंस आ गया है, खुराक का डिफरेंस आ गया है, अवेयरनेस का डिफरेंस आ गया है। एक देही ख़वातीन को अगर हम देखें तो एवरेज वो 8 to 10 आवर्स जो है ना वो फील्ड में अपने वो गुजार रही है, उसके बाद वो आके घर के भी काम कर रही है। तो जो आप ये कह लें कि मदर्स जो होती हैं ना, या जो मदर इन लॉ होती हैं, वो शायद उस चीज़ को जो है ना, क्योंकि हमारे, जिसमें मैंने अभी आपको कहा, वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है, वो जो खेतों में काम कर रही हैं या वो घर का काम कर रही हैं, उसको वो एम्प्लॉयमेंट कंसीडर ही नहीं करते हैं। उसको वो ये समझते हैं कि ये तो डेली रूटीन का काम है, इसमें इनकी कोई एम्प्लॉयमेंट या इनकी कोई मेहनत जो है ना वो नहीं लग रही है। जबकि फिजिकल वर्क जो होता है ना उसको काउंट ही नहीं किया जाता ना। हम मेंटल वर्क तो हम काउंट कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिकल वर्क जो होता है ना उसकी हमारे पास घर का काम, मतलब बच्चों का फुल टाइम, अगर एक औरत की जिम्मेदारी को अगर देखा जाए, जिसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा होता, अनपेड वर्कर ही हम उसको एक तरीके से बोलें अगर, कि किस तरीके से खाना पकाना, बच्चों को देखना, पूरा घर मैनेज करना, ईच एंड एवरीथिंग, आपका पूरा घर एक होम मेकर का किरदार है खातून अदा कर रही है। फिर वो बाहर भी जाके काम करे, फिर वो वापस आ रही है, वो दोबारा बच्चों को फीड करी है, हस्बैंड को सपोर्ट करी है हर तरीके से। तो वो वाली चीज़ वाकई जो घर के काम है, या अगर वो सिर्फ होम मेकर है तो अगर मर्द घर आएगा तो ये कहेगा पूरा दिन तुमने किया ही क्या है, लेकिन वो पूरे दिन की जो मुशक्क़त है वो एक तरीके से काउंट नहीं की जा रही होती है। और ये डबल एफर्ट, ये डबल लेबर जो है, ये हम अपने देहात में देख रहे होते हैं। वहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपने खातून के घर के काम को एक्नॉलेज करना है। हम ये नहीं कह रहे कि घर खातून को काम नहीं करना चाहिए, उसका घर है, वो काम करे, मिल के करें। हम यहाँ पे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट की बात करें कि उसके काम को काम तो समझा जाए ना एटलीस्ट।
जी, मैंने आपसे यही बात की ना कि अगर वो घर में काम करें तो घर का काम एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, और अगर वो बाहर जाके काम कर रही हैं तो उनको रिकग्निशन नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर वर्कर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, होम बेस्ड वर्कर हैं, ये कहीं पर भी हमारे लेबर फोर्स में जो है ना वो शामिल नहीं शामिल है। ही नहीं कर रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 21 पर है। इनको कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इनके पास, तो ये काम तो कर रहे होते हैं लेकिन ना इनको गवर्नमेंट की तरफ से रिकग्निशन होती है और ना ही इनको सोसाइटी की तरफ से कोई रिकग्निशन नहीं, अब नंबर्स में हमें नज़र ही नहीं आते, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे थे, चूँकि ज़ाहिर है जिस तरह आपने का बैंक अकाउंट्स नहीं है तो चीज़ें रिफ्लेक्ट उस तरीके से होती नहीं है। बट आई एम ग्लैड कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। नो डाउट उसमें ज़ाहिर है बहुत तेज़ी की हम बात करते हैं कि चीज़ें तेज़ी के साथ चेंज होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर उसमें बहुत से कल्चरल बैरियर्स भी आ जाते हैं जिस पे काम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए, चूँकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स पाकिस्तान और इसके लिए हमें काम करना है और मिलकर काम करना है। उसमें देहात में कभी अपना एक रोल है एंड ऑफ कोर्स अर्बन एरियाज़ का भी है। शबाना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और आज हमारा मौजू है बहुत इंटरेस्टिंग। वो मौजू है शादीशुदा ज़िंदगी और उसमें होने वाले कुछ इख्तलाफात या नोक झोंक या समटाइम्स लड़ाई झगड़े, कैसे उसको मैनेज किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन हैप्पी मैरिटल लाइफ। आपकी शादी को चुके For happy marital life. फॉर हैप्पी मैरिटल लाइफ, फॉर अ हैप्पी लाइफ एक्चुअली। हाँ, सो जो कि सभी आपकी शादी को अभी चंद महीने हुए हैं, ओह गॉड जी, आपने सवाल ही लाना होगा। सो ज़रा सवाल तो होगा आपसे, अभी तक किसी ऐसी बात पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो? आई थिंक देखिए जी दिखाएं, श्रिप कोई भी बताएं। नहीं, मैं लिटरली बता रही हूँ, कोई भी रिलेशन अगर होता है तो आप उसमें देखते हैं नोक झोंक तो होती है। ये जो लोग ये बातें हुई कर है, रहे इसका होते हैं ना, मतलब है हुई है, आगे फिर तो वो आपकी भी होती है, मेरी भी होती है, मतलब सबकी नोक झोंक होती है। ऐसा तो मतलब हो ही नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना, नहीं हमारी तो परफेक्ट लाइफ, हमारी तो लड़ाई नहीं होती, हमारी तो इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, यकीन जाने झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब घर में रहते हैं आप अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा जानते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें, लेकिन आपकी नोकझोंक उनके साथ भी होती है, डिसएग्रीमेंट्स उनके साथ भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स उनके साथ भी होते हैं, लेकिन पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे ईगो का मामला थोड़ा कम होता है तो बहुत जल्दी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। हमने ये किया है कि हम मियाँ बीवी के रिश्ते में ज़्यादातर ये देख रहे होते हैं कि ईगो का मसला आ जाता है कि फ़लाने ने ये कहा, अब मेरी से कम ना हो जाए, फ़लाने ने ये कहा तो हमें उसके मुताबिक चलना है, या फिर हमें गलत साबित, जहाँ पर आप गलत साबित करने पे लग जाते हैं ना, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बिगड़ जाता है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे होते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मसले पे बात करें और उसके सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनी रखें। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। सबीन ने इन बातों में कुछ कुछ जवाब हमें दे दिए, बाकी हम इनसे बाद में पूछ नहीं, मैं लेंगे। जनरली बात कर रही हूँ भाई, मतलब लड़ाई आपकी भी होती है तो यकीनन मेरी भी होती होगी, हम तो मतलब मारते हैं नोक-झोंक दूसरे है, को। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसा मामला नहीं हुआ, शुक्र मजाक कर अल्लाह रहा का। हूँ, मजाक कर रहा हूँ, कसम से नहीं, कभी नहीं उसने मुझे मारा On air बोल और रहे मैंने हैं तो आप। मारा ही नहीं है, मेरी मजाल। और जब सबीन आपकी एक बात से आपको बस बेलन चलन पड़ जाए तो बोलो को। बेलन नहीं मारती, डोमेस्टिक वायलेंस किसी हाथ भी ही फॉर्म काफी में वी है। डोंट अच्छा, सपोर्ट। इसमें एक बात और It's करता wrong, हूँ, वो जो कहते हैं ना सबीन की परफेक्ट लाइफ है या फिर लड़ाई कभी नहीं होती, तो उसमें झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलते। वो मर्द बेचारा पिस रहा होता है, वो बर्दाश्त कर रहा होता है, वो बोलता ही नहीं आगे से। असल में ये होता है। श्योर, गेस्ट की तरफ आते मेरा हैं, ख्याल है हार्ट अटैक मुझे हम ना हो एक जाए ऐसे बात सुन कपल के। से तो मुलाकात कराएंगे कि माशाल्लाह उनकी शादी को 10-11 साल हो चुके हैं और जिस तरीके से उनकी लाइफ हमारे सामने है, अपरेंटली बहुत हमें मुस्कुराते मुस्कुराते नजर चेहरे आ रहे हैं। तो हम पूछेंगे उनसे, जो सबीन ने बात की ना कि ये मुमकिन नहीं लड़ाई झगड़े ना हो, सो होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन लाइफ किस तरह से वो लेकर चलते हैं। दोनों माशाल्लाह बड़े अच्छे अपने प्रोफेशन में भी बड़ा अच्छा वो काम भी कर रहे हैं। अशर बाज़ेब हैं, एक इज़ एन एंटरप्रेन्योर, जिस तरीके से वो लोगों की ज़िंदगी में सहूलत लेकर आते हैं, मेरी अपनी ज़िंदगी में बड़ी सहूलत लेकर आए हैं वो, क्योंकि वो जिस लिहाज से काम करें कि सर्दियों में आपके जो गीज़र हैं अगर उसमें आपने बार बार ख़ुद जाकर उसे ऑन करना है, सो उसको उन्होंने छुटकारा हासिल किया है विद अ सोल्यूशन। और जो सना उन्होंने इस काम में भी ज्वाइन किया है, उनको शी इज़ अ को फाउंडर, बट वो आइल्स की तैयारी भी कराती हैं, तो अगेन शी इज़ अमेजिंग। तो दोनों वर्किंग है, दोनों progressive वर्किंग हैं और अब एक दूसरे के साथ भी बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक वो चल रहा है ना, कि काम तो कर रहे हैं लेकिन काम रिलेशन को डिस्टर्ब ना करे, बड़ा ज़रूरी होता है। सो अशर एंड सना इज़ विद अस टुडे, उनसे कराते हैं आपकी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। ज़िंदगी में इस 10 साल 11 सालों में लड़ाई कितनी बार हुई? सना आप बताएं पहले। रोज होती है। See? ऐ प्यार जी। और फॉर श्योर गलती तो इन्हीं की होती होगी, ऑफ कोर्स। वो तो ऑब्वियसली है, इसमें ये कोई तो क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है ना।
यूनिवर्सल ट्रुथ है, अब ऑब्वियसली गलती तो इन्हीं की होती होगी ना। आप क्यों इतनी गलतियां करते हैं सर? वो अलग बात है, मैंने कभी मानी नहीं है, लेकिन हाँ इल्ज़ाम यही होता है, गलती मेरी है। इल्जाम ये होता है, अच्छा I मानी think भी नहीं है। इंसान खता का पुतला है। है आप सीधा क्या मर्द खता का पुतला कह दो ना, तुम चेंज कर दो उसको, इंसान पे जाओ ही मत, को मर्द खता का ये पुतला मर्दों को है। इंसान कंसीडर किया है मैंने यहाँ पे, कम ऑन ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। सो मच ग्रेशियसनेस। ये ना हो तो तुम किधर जाते मैं और अशर। सो अशर ये बताएं कि झगड़ा किस बात पे होता है, कभी हो तो? वुडंट कॉल इट एग्जैक्टली झगड़ा। Okay. इट्स बेसिकली Difference of opinion. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा आया, झगड़ा नहीं है ठीक वो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो। लॉट्स ऑफ थिंग्स, समटाइम्स फूड के टेस्ट पे भी आ जाता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। अब बीइंग एन इंजीनियर मैं ना हर चीज़ के अंदर इंजीनियरिंग ही घुसा देता हूँ, ठीक है। तो मैं खाना पकाने में भी इंजीनियरिंग घुसा देता हूँ। प्याज इतने पतले कटने चाहिए थे, उसकी वजह से खाने में इस तरह का टेस्ट नहीं आया। वो सना कहती है कि भाई प्याज है, कट गया, खाने में डल गया, बात खत्म हो गई, बात खत्म। मोटा था, I am पतला like, था, हाँ, डल गया, खा बस लिया। ठीक अब है, मैं खा कहता हूँ लिया। अच्छा चले कोई बात नहीं ना, खाना पका हुआ मिल गया, बस ठीक है, मोटा था पता था कोई बात नहीं, जाने दे। कन्फ्लिक्ट आया, लेकिन उन्होंने भी कहा यार खाना पका हुआ है ना, ठीक है, गुड, एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स गो। आई एम लाइक हाँ यार ठीक है, खाना इज गुड, फाइन, कोई मसला मसाइल तो नहीं है इस ना, पे कोई देखिए रोल बात प्ले तो नहीं। उन्होंने अच्छा किया है फिर। असल में अशर ने जिंदगी के शुरू में ये बात मान ली, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। ओए होए, ये हमारा पहला प्रिंसिपल था लाइफ होता भी ऐसा ही है, होना भी ऐसे ही चाहिए। right? एग्जैक्टली। अच्छा शादी का जो कहते हैं जो आगाज़ होता है, जो शुरू का टाइम होता है, वो बड़ा डिफाइनिंग टाइम होता है कि आपकी बाकी ज़िंदगी कैसे चल रही होगी। आप यू द ओनली सन राइट, आपकी एक बहन है, और नॉर्मली हमारे यहाँ हम देखते हैं कि अगर एक ही बेटा हो तो ज्वाइंट फैमिली में ही हम देख रहे थे, बिकॉज ज़ाहिर है माँ बाप को होता है कि एक ही बेटा है, साथ रहेगा। बट इन योर केस इट्स डिफरेंट, आपकी जो मदर इन लॉ उन्होंने पहले दिन से आपसे कहा अलग रहो। एग्जैक्टली उस वक्त मुझे बड़ा अजीब लगा, वो ये हमारा सोसाइटियल प्रेशर के सब कहेंगे अच्छा बहू बेटा ले उड़ी और ये वो, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात समझाई बड़ी अच्छी। वो कहने लगी कि देखो अगर हम दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि हम खुद खुश रह सकें। सो अच्छा है कि तुम अपना घर बनाओ, मेरा घर बना है, मेरे अपने रूल्स हैं, तुमने अभी रूल्स बनाने हैं, तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं रूल्स चेंज करूं। दैट्स वाई तुम 100 दफ़ा आओ मेरे घर, लेकिन घर अपना बनाओ, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, बट तुम बनाओ अपना एक अलग घर। तो ये चीज़ उनकी मैंने बहुत सीखी, और मेरे ख्याल में दूसरी मदर इन लॉज को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि वन करेक्ट डिसीजन एंड दैट हेल्प्ड अस अ लॉट इन आवर और लाइफ। ये मुझे ये जरूरी भी भी नहीं लगता है है कि कि- बिल्कुल अलग से मुराद हमको ये कह रहे हैं कि एक रह रहा है तो दूसरा चीजा वतनी चला गया, नहीं, आप करीब करीब भी अलग रह करीब- सकते हैं, करीब, एक घर में भी अलग रहा जा सकता है। आप रहा कुछ ऐड जा करेंगे? हाँ वो बड़ा मुश्किल है वैसे, एक घर में अलग, वो नहीं, मामला portions होते हैं ना दूसरे वो पोर्शन में भी मामला दूसरी तरफ चले जाते हैं, बिकॉज जो हम इंटरफेरेंस की बात करें ना वो होता है। सो आई थिंक पोर्शन नहीं बल्कि घर अलग होना, मेरी पर्सनल राय, बहुत सारे बट लोग इफ यू इससे कैन disagree अफोर्ड इट तो उस घर के अंदर भी आप रूल सेट कर एग्जैक्टली सकते उस हैं। घर के अंदर भी आप रूल Boundaries, सेट कर yeah. सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। मेंटेनिंग बाउंड्रीज एंड Yes. रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज, Respecting दैट्स boundaries. व्हाट अच्छा शी दूसरा एक्चुअली ये कितना इम्पोर्टेंट है, अब अशर अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकें, स्पेस एक रखना कितनी ज़रूरी है, सेफ डिस्टेंस रिलेशन में कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं जिन रिश्तों के साथ आप रह रहे होते हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं, रिश्तों की कदर जो है वो बहुत कम होती हमने देखी है, बजाय इसके कि वो रिश्ते जो कि थोड़े से सेफ डिस्टेंस पे हैं, मिल भी रहे हैं सही है, लेकिन वो जो सेफ डिस्टेंस है वो कदर बढ़ा देता है उन रिश्तों की। सो इफ़ यू टॉक अबाउट के मियाँ बीवी के आपस की एक चीज़ बात करें, दे आर शेयरिंग ए लाइफ नाउ, बट दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने 100% ऑफ एवरी एक्टिविटी एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी शेयर्ड, ठीक है। उसके अंदर दोनों की इंडिविजुअल लाइफ्स भी है, दोनों की इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस भी हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम विच इज़ गोइंग टू बी स्पेंड टुगेदर एज वेल। सो उसके अंदर कुछ बाउंड्रीज भी होंगी, उसके अंदर कुछ अलग एक्टिविटीज़ भी होंगी, उसके अंदर आपके अपने इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस भी होंगी। यार मैंने आज बैठ के ना ये मूवी देखनी है, उनका टेस्ट नहीं है, वो कहेंगे अच्छा ठीक है हम कोई और काम करेंगे, या उन्होंने बैठ के कोई सीज़न देखना है, मेरा टेस्ट नहीं है, मैं कोई और काम करूँगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हमने हर इकट्ठे चीज़ मर्ज करके इकट्ठे लेके चलनी है। एंड यस देयर वुड बी अ मूवी और अ सीजन और एन एक्टिविटी जो कि हम लोग साथ भी करेंगे, देयर वुड बी एन एक्टिविटी जहाँ पे मेरा दिल करेगा यार मैं इनको साथ लेके जाऊँ, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे होगा यार मैंने बॉयज़ के साथ अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना है, समटाइम्स शी हैज़ टू गो आउट। अब मैं उसके ऊपर नहीं करूँगा यार ये देखें दोस्तों के साथ चली गई अपने बाहर, मैं क्या करूँ, not like that. So yes, we are sharing a life together, but one has to understand कि कुछ अपनी preferences, अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें लेके भी साथ और चलनी कुछ ज़रूरी नहीं है टाइम वो। भी है। Exactly. वो चीज़ें ज़रूरी हैं for a healthy relationship between the two. That is very important. तो स्पेस देना एक दूसरे को बहुत जरूरी है। अच्छा मैं बिल्कुल। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन करी थी, बिकॉज हमारे यहाँ देखा कि मियाँ बीवी के ज्यादातर झगड़े फैमिली की वजह से भी हो रहे होते हो हैं, जाते आपस के रिश्ते कम होते हैं, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बात करी थी कि ये कितना ज़रूरी है कि आप बाकी फैमिली से एक सेफ डिस्टेंस जो है
वो ज़रूर रखें सो दैट कॉन्फ्लिक्ट 5 जब बाहर से किलोमीटर का तो हो ना। उससे ये होता है कम से कम कि आपस की लड़ाइयाँ कम होती हैं क्योंकि तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट कम होती है। इसमें हम एक बड़ा अच्छा काम करते हैं, वी कॉल इट लेट्स पुट अ पिन देयर। सो जब भी हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है जो कि रोज़ की बेसिस पे आ रहा होता है और उसके बाद हमें निकलना होता है, इनफैक्ट आज आने से पहले हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, हमारा नाश्ते का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, डिफरेंट आइडियाज़ चल रहे थे, देन प्रिपेयर्ड नाश्ता हमने किया, वी पुट अ पिन देयर एंड देन वी सेड कि अच्छा अब हमारी यहाँ पेरेंट्स, अब हमें यहाँ जाना है, सो नाउ वी आर अ टीम। हमारी जो डिफरेंस थी उसको हम उधर ही Side पे नाश्ते रख की के जा रहे टेबल पे हैं। छोड़ के आ रहे हैं। एंड यही काम हम तब भी करते हैं जब हम फैमिली में कहीं जाते हैं। अगर मेरा अशर का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उसके बाद हम मेरे पेरेंट्स से या अशर के पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हम वहीं छोड़ के जाते हैं कंपार्टमेंट के अंदर। वहाँ जाएंगे, अच्छे से मिलेंगे, वी आर अ टीम, हम अपने मसले अपने तक महदूद रखते हैं। और वेरी ऑफन जब थोड़ा सा वो टाइम टलता है, आप वापस आते हैं, तो अक्सर मैं कहते हैं अशर आई एग्री विद यू, आई थिंक यू आर राइट इन दैट पर्सपेक्टिव। माशाल्लाह। सो थोड़े से ठंडा होने की देर होती है कि थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें तो चीज़ें रिजॉल्व भी हो जाती और हैं। इसमें आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज ट्रस्ट। जब एक दूसरे को ट्रस्ट होता है ना, एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है, सो हो सकता है हीट ऑफ मोमेंट में कुछ कह दें या सोच लें या महसूस कर लें, बट थोड़ी देर बाद आपको एहसास होगा नहीं नहीं यार ट्रस्ट है, तो आई मीन कुछ ऐसी बात होगी, फिर आप जब डिस्कस करते हैं वाकई मामला सामने आ जाता है। बिकॉज समटाइम्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात मैं नहीं करता, ये बात होती है कि आप किसी और तरह से सोच रहे होते हैं, हालांकि दोनों ज़रा पे एग्री भी कर लेते हैं। सर हम एक चीज़ देखते हैं आजकल, स्पेशली अगर हम इस यंगर कपल्स की बात करें, कि लड़की को कोई इशू हुआ, उसने कुछ महसूस किया, कोई बात बुरी लगी शादी के स्टार्ट में या अदरवाइज़ भी, अपने किसी दोस्त को, अपनी बहन को, अपनी कज़न को, जिसके साथ भी आपका एक कांटेक्ट है, या अपनी मदर को फ़ौरन से बताना, फ़ौरन से कॉल करना, फ़ौरन से मैसेज करना, फ़ौरन से डिस्कस करना, ये कितना रिश्तों को ख़राब करता है? क्या कभी आपने ऐसा किया? देखिए इसमें भी बहुत सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए। अगर तो कोई बड़ी चीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे वायलेंस हो गई, ऐसी कोई चीज़ है, दैट आपको फ़ौरन करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ा। लेकिन जिन ख़वातीन के साथ ऐसा कुछ होता है, मैं कहती हूँ ओके ज़रूर, अगर आपको हार्म हो रहा है तो ज़रूर आप रिपोर्ट बैक बिल्कुल करें। ठीक है। बट अगर किसी को आपका खाना नहीं पसंद आया, प्याज मोटा या पतला था, तो वो फ़ोन करके अम्मी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी सुन अभी लें। शादी हुई है और आप अभी एक घर से, अपने माँ बाप से थोड़ा डिस्टेंस तो आता है, वो एम्प्टी नेस्ट, पेरेंट्स भी आपकी कमी महसूस कर रहे होते हैं, तो आपकी कोई छोटी सी बात, भले वो बात है या नहीं, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो जो छोटे छोटे मसले हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपके कपड़े अच्छे नहीं लगे, आपने बात सही नहीं की, खाना अच्छा नहीं बना, खाना लेट हो गया, ये चीज़ें मेरे ख्याल में कपल्स को ख़ुद तक महदूद रखनी चाहिए, पेरेंट्स में या बाकी रिश्तेदारों या इवन दोस्तों में, मजाक में भी। आई वाज ये अबाउट चीज़ें टू नहीं आस्क दिस करनी क्वेश्चन कि चाहिए। नॉर्मली गैदरिंग में मजाक में बातें की जा रही थी, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा करता है, इस तरह की बातें होती हैं। देखिए मजाक के लिए दोनों लोगों का, सारी एंटिटीज़ का मजाक के मूड में होना ज़रूरी है, जो कि अक्सर नहीं होता। आप मजाक के मूड में हैं, हो सकता है दूसरा मजाक के मूड में नहीं है। सो मजाक को भी थोड़ा माइंडफुली करना चाहिए। आजकल की जिस तरह की दौड़ हो गई है, हमारी फ्रस्ट्रेशंस जितनी हैं, तो दूसरे का लेवल देख के फिर मजाक और करना दूसरा आई थिंक चाहिए। देखिए दो लोगों की केमिस्ट्री पे भी बहुत डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो मजाक करने में और उड़ाने में बड़ा फ़र्क है। फ़र्क अब जिस तरह मैं और मेरे हस्बैंड, बिकॉज हम बहुत अरसे से हम दोस्त ही थे, एंड देन ऑब्वियसली हम रिलेशनशिप में आए, एंड देन ऑब्वियसली गॉट मैरिड, तो वो एक बहुत सालों पुराना एक, तो वो रिश्ता है। दोस्ती वाला एलिमेंट जो है वो इतना ज़्यादा है कि मतलब आप भी कभी हमारे मुंह से नहीं निकला तुम, तू, या इस तरह से, बिकॉज ऑब्वियसली कोई 7-8 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ कि वो इतना पुराना एक दोस्ती का रिलेशन था। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वो दो लोगों की केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा होती है कि वो दोनों कंफर्टेबल भी होते हैं, एंड दिनों के किस तरह से उन्होंने क्या बात किसी के सामने पुट करनी है। तो हम जब भी बैठते हैं, मुझे शायद ही कभी याद होगा कि हमने प्यार मोहब्बत की बात की होगी किसी गैदरिंग में। अच्छा, प्यार का भी हम एक्सप्रेशन जब डिफरेंट बैठते होता हैं तो है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये होता है कि अच्छा लेग पुलिंग या इस तरह से हंसी मजाक है, वो वाला एक एलिमेंट आ रहा होता है। That's an expression of बट आई love. होप यू लव हिम। Of course I do. मैंने कहा सिर्फ ये तो And चक्कर he नहीं loves है। me more, I think. But सिर्फ ये चक्कर में बस दोस्ती है, तो आपने कहा जिंदगी गुजार लेते हैं no, साथ। मैं एक केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ कि वो एक केमिस्ट्री इस तरीके से डेवलप हो जाती है बाजुकात के वो, तो वो तीसरा बंदा अक्सर उसको ये एंगल दे के ना, अच्छा यार डिसरिस्पेक्ट एंड ऑल दैट, दो लोगों को बहुत बेहतर पता है कि वो किस तरीके से किस उन्हें ही gathering में पता है actually। उन्हें ही पता है, और आई थिंक यही चीज़ मैटर करनी चाहिए। अच्छा वैसे में सोशल मीडिया,
थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि हमने ये जो हम देख रहे होते हैं ना हर वक्त फूल दिए जा रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये वो, कभी कभी तो ठीक है, इट मेक सेंस, बट बहुत जगहों पे हमने देखा है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी जाती हैं, हर चीज़ अच्छी अच्छी दिखाई जा रही होती है। सो ऐसे में ये किस तरह से कपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यानी किसी इन्फ्लुएंसर के ऐसा वीडियो देख के जो हम पे इम्पैक्ट आता है, जिस तरह अशर में आप क्या अशर से कहते हैं रिस्पॉन्ड अगर कर दे कि नॉर्मली में देखते भी हैं कि वो जी मुझे तो मेरे हस्बैंड ने हर एनिवर्सरी पे घर दिया है, या मुझे तो जहाँ जाते हैं फूल देते हैं, मैं जहाँ भी हूँ फूल आ जाते हैं। एग्जांपल दिया मैंने, ममासलत सिर्फ फिक्शियस है। सो ऐसे में क्या ये इम्पैक्ट होता है नॉर्मल हम कपल्स पे? सो एवरेज हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, ठीक है ना। सोशल मीडिया ने एवरेज पॉपुलेशन का जहन साजी करने में बहुत डिटेल किरदार अदा किया है। A lot of influencers, both sides, males and females. Yes. अब जब वो ख़वातीन कुछ स्पेसिफिक फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करेंगी और वो एक अपनी स्पेसिफिक रूटीन दिखाएंगी जो कि हो सकता है ऑफन उन्होंने सिर्फ अपने चैनल के लिए बिल्ड की हो, दे स्टार्ट गेटिंग इंस्पायर्ड। ठीक है, सेम गोज़ फॉर द गाइज। अगर वो किसी स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर को या उसको फॉलो करते हैं और जो कि उन्होंने भी उस चीज़ के लिए बिल्ड किया हो, एवरेज पॉपुलेशन बंदे का दिमाग इज ऑलवेज गेटिंग सिग्नल्स और वो इंस्पायर होता है। दिस हैपन्स, दिस हैज़ बिन हैपनिंग। और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम होता है इसी तरीके से कि यार आप वो बात करें, वो चीज़ करें जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर होकर आपको फॉलो ज़्यादा करें, इंगेज करें। ठीक है, सो येस यू आर राइट। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया तो वो चीज़ करेंगे। अब नॉट एवरीवन हैज़ गॉट दोज काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, बट फॉर वन रीज़न और अनदर वो ख़वातीन की साइड से भी एक्सपेक्टेशन आनी शुरू हो जाएगी, हजरात की साइड से भी एक्सपेक्टेशन आनी शुरू हो जाएगी। सो येस दैट हैपन्स अ लॉट इन द कॉमन पॉपुलेशन और कॉमन सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कॉमन है, होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल ही चीज़ को ड्राई छोड़ देना है। मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने तो जी बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं करानी, मैंने तो कभी फूल नहीं पकड़ाना, मैंने तो कभी अच्छी चीज़ नहीं ला के देनी, मैंने तो कभी बुके नहीं ला के देना, कभी कुछ नहीं करना। नॉट गोइंग टूवर्ड्स टू एक्सट्रीम्स। जेस्चर्स, स्मॉल जेस्चर्स मैटर अ लॉट। जो आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आपने 5वीं एनिवर्सरी पे गाड़ी नहीं ला के देनी, बट यू कैन हैव अ गुड डाइन आउट। इवन घर में खुद अच्छा खाना बना के खाया जा सकता है अच्छी सेटिंग के अंदर। बुके ला के देना, एक अच्छा सा वेल मेड बुके, अ केक एवरी नाउ एंड देन, these are good gestures। छोटे छोटे जेस्चर्स जो होते हैं ना, ये मैटर करते हैं रिलेशन को। एग्जैक्टली, छोटे छोटे जेस्चर्स दे कीप ऑन गोइंग। जरूरी नहीं है कि आप हर जेस्चर के ऊपर ना आपने थाउजेंड्स ऑफ रुपीस और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीस आपने खर्च करने हैं। स्मॉल जेस्चर्स डजंट मैटर कि जी आप 500 की पेस्ट्री लेकर आ रहे हैं या 100 रुपए का गुलाब का फूल लेकर आ रहे हैं। These are things which build upon। छोटी छोटी चीज़ें ना, ये एफर्ट है जो मैटर करता है। अच्छा, हमने बहुत दफ़ा ये देखा है कि शोएब, आई डोंट नो आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं, बट हमने अक्सर ये देखा है कि अब बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बाज़ों का कपल जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है ज़्यादा तो फॉर ग्रांटेड भी लेना चाहिए। ये इधर ही है कि एफर्ट पुट करना भी छोड़ देते हैं। आई थिंक ये बात भी ठीक नहीं है कि आप छोटी से छोटी एफर्ट भी ना कर रहे हो अगले के लिए कि ठीक है ये तो बस शौहर है या ये तो बस बीवी है, ठीक है यही है, प्यार तो करते हैं। वो प्यार अपनी जगह पे है, बट पॉइंट यहाँ पे यही आता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, एफर्ट नहीं पुट कर पा रहे होते। तो क्या ये चीज़ भी कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार लाती है? बहुत ज़्यादा। आई टोटली एग्री टू इट। मैं कहती हूँ जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो उस दिन से आपकी पर्सनालिटी का एक नया पहलू, आपके रिश्ते का एक नया पहलू सामने आने लगता है। बिकॉज आप एक नई प्रॉक्सिमिटी के अंदर होते हैं, एक नई चीज़, आप कह लें कि आपका एक नई चीज़ जन्म लेती है, एक नया रिश्ता जन्म लेता है। भले आप जितने अरसे से दोस्त हों, उसके अलावा ये दिस इज़ समथिंग एल्स दैट हैपन्स। सो आपको अपने अगले बंदे को स्टडी करना चाहिए। हर किसी का प्यार का एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। हो सकता है आपका प्यार का एक्सप्रेशन फूल देना हो और किसी और का प्यार का एक्सप्रेशन किताब देना हो। इट्स वेरी मच पॉसिबल। हो सकता है किसी के लिए गाड़ी बहुत मैटर करती हो और किसी के लिए कोई पते की बात, कोई किताब इन एन ओरिजिनल प्रिंट बहुत ज़्यादा मैटर करती हो। सो स्टडी द नेक्स्ट पर्सन। और मैं ये भी कहूँगी कि दूसरों के साथ साथ, अपने पार्टनर के साथ साथ आपको ख़ुद को भी स्टडी करना चाहिए। अगर आपने एक बड़े इन्फ्लुएंसर को देखा कि उसने एक 10 पाउंड का केक काटा और उसके लिए 50 फूलों वाला बुके आया, ज़रा ख़ुद को भी रख के देखें कि क्या आप 50 पाउंड का केक खा सकते हैं, या क्या आपका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है, या क्या आपको केक पसंद भी है या नहीं। हो सकता है भी है या नहीं, हो सकता है उस केक से ज़्यादा आपके वक्त की अहमियत हो। सना, अगर आपको ओरिजिनल प्रिंट वाली बुक चाहिए तो प्लीज़ बता दें। जी, हैरी पॉटर। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं इफ़ आई फर्दर इनटू इट, जी, जस्ट लाइक एनी मशीनरी, गाड़ी यू बाय, इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस।
a healthy relationship requires healthy maintenance. Absolutely. जिस तरीके से अगर आपने गाड़ी को ले लिया और आपने उसको ऑयल चेंज नहीं किया, आपने उसको वॉश नहीं किया, आफ्टर अ फ्यू लेकिन इयर्स ऐसे में it's gonna get devastated. गाड़ी बदलने की ऑप्शन भी ठीक होती है है, ना, लेकिन वो ये बड़ी option- महंगी ऑप्शन होती है ना, दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव ऑप्शन. With the गाड़ी dollar और औरत में, prices, बीवी में ज्यादा बड़ा फर्क है। अच्छी- यही डाले ना फर्क कि मर्द गाड़ी ज्यादा तो बदली भी अच्छी- जाती है ना, या बदलने वाला ऑप्शन जरा ज्यादा मर्द अच्छी और हजरात कॉस्ट example थोड़ी इफेक्टिव अच्छी ऑप्शन है। है कि जो गाड़ी आपके पास है उसको अच्छी तरह Maintain मेंटेन करके और चले. पहले दिन से ख्याल ठीक है ना. रखें। हाँ, हजरात जो है ना वो Example गाड़ी थोड़ी वाली अच्छी चीज नहीं भाई। हजरात जो है ना वो गाड़ी को तो अपनी मेंटेन कर लेंगे, बट दे वुड बी वेरी मच out of their mind when it comes to the and I'm talking about the normal रिश्तों को population मेंटेनेंस की बहुत all जरूरत over the है। world. हम इसको जरा Exactly. कंटिन्यू करते हैं। समीर, अच्छा, रिश्तों को इसको इस तरह maintenance की रखते हैं कि जरूरत अभी देख है। कुछ बॉयज होते हैं जो कि वाकई बहुत ज्यादा कार एंथुसियास्ट होते हैं, वो गाड़ी पे एक स्क्रैच भी नहीं आने देंगे, घर वाले भी है। लेकिन रिलेशनशिप के स्क्रैच को जो है ना वो इग्नोर Yes. कर देंगे, एंड दिस इज नॉट जस्ट इन Yes. पाकिस्तान, Yes. ऑल ओवर द All over the वर्ल्ड, world. वेस्ट ईस्ट एवरीवेयर दिस इज एप्लीकेबल. अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने नोट की है वो ये कि हमने ये देखा है कि जब हम एफर्ट्स की बात कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस करने की बात कर रहे होते हैं, ख़वातीन को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं मर्दों से। कहीं ना कहीं मर्द भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आज खातून हमारे लिए कुछ डिफरेंट कर ले। ठीक है, वो रोज़मर्रा काम की जगह अपनी जगह पर वो एफर्ट्स ने चीज़ें हैं, बट जाहिर सी बात है मर्द बाहर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है, औरत घर में अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही है, बाज़ों का दोनों मिलकर भी जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं। द पॉइंट इज़ हमने हमेशा ये देखा कि जब जेस्टर्स की बारी होती है ना, कि लेट्स सपोज कोई एक डे रोज़ डे आया है, तो औरत एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मर्द मुझे फूल ला के देगा, और प्रॉब्लली मर्द भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कहीं ना कहीं कि औरत ला के, लेकिन मर्द एक्सप्रेसिव नहीं होता। औरत नाराज़ हो के झगड़ के उस चीज़ को एक्सप्रेस भी कर लेती कि आया आज गुलाब का दिन था, तुमने मुझे गुलाब नहीं ला के दिया। तो क्या ये भी एक पॉइंट है कि कहीं ना कहीं औरतें भी मर्दों की फीलिंग्स को उस तरीके से नहीं समझ पा रही होती हैं? थैंक यू सबीन, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, प्लीज। जैसे एक साइंटिफिक फैक्ट है कि मर्दों की ज़्यादा विजुअल सेंस तेज़ होती है और ख़वातीन की जो ऑडिटरी सेंस होती है वो ज़्यादा होती है। सो मर्दों को देखने की चीज़ों से प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। अशर की बात करूँ तो बजाय इसके कि मैंने फूल या केक दूँ, अगर मैंने टूल किट दे दूँ तो वो ज़्यादा खुश होंगे। एंड ऐसा ही है, ड्रिल मशीन दे दूँ तो वो ज़्यादा खुश होंगे। माइट बी वेरी नॉन रोमांटिक, बट दिस आप ज़्यादातर मर्दों नहीं, एक मिनट, अभी आपने कहा ड्रिल मशीन, क्या वाकई ड्रिल मशीन गिफ्ट की है आपने अशर को? गिफ्ट तो नहीं, बट आई पेड फॉर इट, और वो बहुत खुश हुए थे। अभी भी उनकी आंखों में चमक नजर आएगी किसी मशीन वो का नाम वाकई लेके नजर आ रही है। देखिए। सो आई फाउंड वाह। आउट कि उसे क्या चीज़ पसंद है और उसकी मोहब्बत का कौन सा इजहार उन्हें पसंद है, तो ड्रिल मशीन भी हो सकती है। I ख़वातीन like को it. सुनने की आदत है। अक्सर मर्द कहते हैं बस मैं प्यार करता हूँ, सारी कमाई ला के हाथ में डाल दी, या ये किया वो किया, बट वो कहते नहीं है। और ख़वातीन को ऑरली सुनने की आदत होती है, उनका दिल चाहता है कि कहा जाए उन्हें बार बार। अगर तैयार हुई हैं तो उनके कहे बगैर कि मैं कैसी लग रही हूँ, कि बोले आप I बहुत agree, प्यारी ये लग बहुत रही हैं। जरूरी बात आपने यहाँ पे कर दी है। जब जब बेगम तैयार हो आप कह दें प्यारी लग रही हो। मैं बता रहा हूँ, ये मशवरा दे रहा हूँ मैं आपको, जब जब वो तैयार हो, कहीं जा रहे हैं, कोई आ रहा है, ना भी उसने लग रही नया हो तब जोड़ा भी कह पहना दें, है, कह दें। बीवी तो प्यारी लगती है। तो आप एक तो एक लग रही है, आपने कहना भी है, प्लीज मेक श्योर टू से इट वर्बली, आपने कहना है, वरना काम खराब होगा, और उस दिन नहीं होगा, 6 महीने 34 दिन बाद भी हो सकता है। क्या मैं फलाने दिन तैयार हुई थी, आपने तो नहीं कहा था कि मैं एग्जैक्टली, ख़वातीन की बड़ी मेमोरी होती है इस मामले में। ख़वातीन ही की होते हैं, मर्दों को तो याद भी नहीं ठीक होता। है ना, ये सुपर पावर होती है हमारे जी, पास, जी, जी। हम जिसका बहुत Super अच्छे से power। जब चाहे इस्तेमाल ये कर ऐसी सकते पावर जो क्रश करती है फिर। इट्स ओके, आई थिंक ठीक है, हमारे पास ये एक होती टूल है जो हम अच्छा, कभी अब भी आप use बताएं, कर वो तो सकते ड्रिल हैं। मशीन तक मामला चला गया था, आपने तोहफे में क्या दिया है, आखिरी बार क्या दिया है, व्हाट वाज योर एक्सप्रेशन ऑफ लव? सो इट्स यूजुअली बाइंग ड्रेसेस. ओके, ठीक है जी, बाइंग ड्रेसेस, मेकअप का स्टफ, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, इवन किचन यूटेंसिल्स. ओके, ठीक है ना, बेलन, अ गुड किचन यूटेंसिल, Weighing ठीक है ना, machine। ठीक है, वो दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि खाना यूजुअली, क्योंकि मैं भी थोड़ा कुकिंग का शौकीन हूँ, Okay. तो इसलिए ना वो वैसे म्यूचुअल गिफ्ट हो जाता है। फिर एक तो अच्छी प्याज देखती जिसमें खाना आपको काटने चाहिए। एक्चुअली आई डू। एक मोहब्बत का इजहार ये भी था कि इनको प्याज काटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैंने कहा सना आप छोड़े, मैं काट प्याज दिया में करूँगा। काट मैं अक्सर ऑफिस से घर आके भी मैं काट देता हूँ, अगर वाह। खाना पकने वाला है मैं फटाफट काट के, मेरी स्पीड भी थोड़ी बेहतर है प्याज काटने की। चलें, वो क्या practice इसका makes मतलब a ये है man कि वो perfect। सही तरह से प्याज काटती नहीं है, उनकी स्पीड तेज नहीं है? देखें, मैं At इसीलिए this वो moment, I कॉन्फ्लिक्ट है don't ना, even पतले care. प्याज मोटे प्याज के, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट है। मेरे मुताबिक नहीं काटते तो भाई खुद काट दो प्याज। ये भी and तमाम simple. कपल्स को मशवरा दिया कि जो काम आपको पसंद नहीं आ रहा वो काम खुद कर दीजिए, इतनी सी Okay. बात है। अच्छा, एक और जो इस पर कपल्स में नॉर्मली लड़ाई हो जाती है, कहीं जाना हो और ख़वातीन थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार कर देती हैं उस इवेंट पे, क्योंकि वो देर से तैयार हो रही होती हैं। सो क्या वाकई इन योर केस ऐसा है? अच्छा, यस, दैट इज अ गिवन फैक्ट. ओके, Okay. सो बिफोर द शादी मैंने कहीं पे भी पहुंचना होता था, मैं 1 घंटा पहले सारी की सारी चीज़ शुरू की, और विद इन दैट 1 आवर पहुंच मैं गए। उस वेन्यू पे पहुंच गया.
शादी के बाद में इट यूज टू टेक लाइक हम हर जगह 2 से 3 घंटे 2 घंटे लेट होते थे, बच्चों के बाद में चीज़ और भी डिले होनी शुरू हो गई। ऑब्वियस सी बात Obviously, है, हाँ। 4 लोगों ने तैयार होना है, अब एक बंदा नहीं है। सो यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंगली। सो हजरात के ऊपर ये चीज़ है कि भाई आपने अगर पहुंचाना है तो मैनेज करें टाइम को, स्टार्ट गेटिंग रेडी एंड गेटिंग पीपल रेडी ऑन टाइम एज वेल। इट इज़ अ फैक्ट कि उनको तैयार होने में 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे रिक्वायर्ड हैं। इट इज़ अ फैक्ट कि बच्चों को भी तैयार करने में सही टाइम बात है। रिक्वायर्ड है। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट और उसके हिसाब से टाइम करें। वो अलग बात है कि अब अगर एक वलीमे पे पहुंचना है 8:30 बजे तो उसकी तैयारी 4 घंटे पहले शुरू होगी, तो 4 घंटे अब फैक्ट ऑफ लाइफ है। अब आप उस 4 घंटे में बैठ के फिल्म नहीं देख सकते जो कि पहले आप करते थे, यार अच्छा 8:30 बजे पहुंचना है, बस 7:30 बजे नहाने के लिए घुसूंगा, 8:30 बजे मैं उधर हूँगा। इट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर। सो दीज आर द एवोल्यूशंस विच आर रिक्वायर्ड। और अशर की एक बड़ी अच्छी अडेप्टेशन ये कि अगर हमने कहीं 9:30 पहुंचना होता है तो ये मुझे 8:30 का टाइम बताते हैं। सो वो हम लेट होके Acting उसी करते टाइम हैं। के करीब पहुंच जाते हैं। सो दिस वाज एन अच्छी अडेप्टेशन tip जो दी उन्होंने आपने। शादी में की। ये बहुत जरूरी टिप थी, मैं भी घर में यही करता हूँ। लास्टली अब तो पता चल गया आप कैसे करेंगे। मैं फिर भी कर आप तो लूंगा। देख रही हैं आपकी बेगम। नहीं, वो नहीं देख रही, सोई भी है। ओके फिर ठीक है। लास्टली अब तमाम देखने वालों को एक एक टिप आपने देनी है अपनी इस शादीशुदा ज़िंदगी से, जो आपने एक हासिल होता है कि अच्छा ये एक हासिल जो मैं चाहती हूँ कि आप तक पहुँचे, फ्रॉम योर साइड, वन फ्रॉम योर साइड एट द एंड। आई वुड लाइक टू से बैलेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हर बात अच्छी लगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हर बात बुरी लगी। तो कुछ लिमिटेशंस अपनी रख लें, कुछ चीज़ें जाने दें, कुछ चीज़ों के ऊपर फड्डा डाल लें, क्योंकि फड्डा भी ज़रूरी है, सेल्फ एक्सप्रेशन भी ज़रूरी है। किसी हद तक आप तब्दील हो सकते हैं, किसी हद तक नहीं भी तब्दील हो सकते। एट द एंड ऑफ द डे ये ऐसा मर्जर नहीं है कि जिसमें 2 लोग मिलके बिल्कुल कुछ तीसरी चीज़ बन जाएंगे। मैं सना खटक हूँ, मैं सना खटक ही रहूँगी, वो अशर बाज़ेब हैं, वो अशर बाज़ेब ही रहेंगे। हाँ, हम दोनों मिल के साथ साथ चलेंगे। Yes. और किसी हद तक बर्दाश्त या टॉलरेंस एक बहुत अंडररेटेड क्वालिटी है। लोग समझते हैं कि शायद कॉम्प्रोमाइज़ कोई बहुत कि बुरी कमजोरी चीज़ है है, शायद। कमज़ोरी है। नो, इट्स द की टू द बैलेंस। कुछ चीज़ें आप इनिशियली अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा सही बात कर रहा है तो आप मान लें, आपकी ईगो को कुछ नहीं होगा। दिस इज़ लर्निंग, दिस इज़ एवोल्यूशन। एब्सोल्युटली। तो ये मेरी एक टिप है। अडेप्टेबिलिटी वो जो कि मर्द कोई करनी है। हजरात का मसला होता है, दे आर वेरी फिक्स्ड। वो कहते हैं हम पहाड़ हैं, हाँ। हम नहीं हिलेंगे। हवा ने गुजरना है, बादल ने गुजरना है, आगे से गुजर जाए, ऊपर से पानी गिरेगा, बह जाए मेरे ऊपर से, मैं पहाड़ हूँ, मैं तो नहीं हिलूंगा। ठीक है, बट यू आर नॉट। अडेप्टेबिलिटी, यू आर इन अ न्यू रिलेशनशिप, यू विल हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ। अपने आप को अपग्रेड, एवोल्यूशन की इन्होंने बात की, यू विल हैव टू इवॉल्व टुगेदर विद द पर्सन। यू आर मेकिंग अ न्यू स्ट्रक्चर। कंपनीज भी तो लोग खड़ी करते हैं ना, कंपनीज के लिए भी नए सिस्टम सारा कुछ बनाते हैं, तो घर को भी उस तरह ट्रीट कर लें। दिस इज़ वेरी कॉमन। बाहर की पर्सनैलिटी अलग है, घर की पर्सनैलिटी अलग है। बाहर की अच्छी चीज़ें घर में नहीं इम्प्लीमेंट होंगी। अडेप्ट, ठीक है। वो अडेप्टेबिलिटी आई थिंक इज समथिंग विच द जेंटलमैन शुड एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कोई अब बात जो आप मैडम ऐड करना चाहती हो अपनी मेरा शादी ख्याल की, इतना जो टाइम गुजरा है अभी नहीं, मैं माशाल्लाह। तो चाहती हूँ बस बड़ों की बातें सुनूं और उस पे अमल करने की कोशिश करूँ। आपके लिए 3 बुजुर्ग ही बैठे हैं ना Point यहाँ is, पे। देखें, किसी तीसरे की बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप 2 की ज़िंदगी आपको बहुत बेहतर पता है कि आपने किस तरीके से लेके चलना है। और सना की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगी कि अक्सर हम अपनी ईगो को लेके बैठ जाते हैं। स्पेशली मैं ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से बात ज़रूर करूँगी कि हम अक्सर ये ईगो हमारे अंदर होती है कि नहीं, अगर हम इस तरीके से मोल्ड हो जाएंगे तो इसका मतलब ये कि हमें चेंज करने की कोशिश की जा रही है, या हमें सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, या हमारे राइट्स कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी जगहों पर मर्द भी अपने आप को फ्लेक्सिबल करते हैं, और यही हुस्न है एक रिलेशनशिप का कि आप 2 लोग एक जगह पर आए, एक बैलेंस क्रिएट करें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ कोई बुरी चीज़ नहीं है कि हमने इसको एक नेगेटिव टर्म दे दी कॉम्प्रोमाइज़। देखिए, जब 2 लोग मुख्तलिफ हैं, 2 अलग बैकग्राउंड के हैं, 2 अलग सोच के लोग हैं, 2 अलग स्टेटस के लोग हैं, जब वो एक जगह पर रहना शुरू करेंगे तो जाहिरी सी बात है कि एक दरमियाने पॉइंट पे, एक मिड पॉइंट पे आना है, और वो बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें कुछ ख़वातीन जो हैं उसका फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, फिर मर्दों का उनका फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। एक बैलेंस घर के अंदर क्रिएट होता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ इट्स नॉट अ बैड टर्म। आई मीन उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं कि एक्सेप्टेंस, द वे ही और शी है, उसे एक्सेप्ट करें, उसकी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करें, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स को एक्सेप्ट करें, और उसके साथ आगे बढ़ें एंड ग्रो करें। और जो आपने बात की, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लेट एनीबॉडी टू इंटरफेयर इन योर लाइफ। एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच सना, थैंक यू मच अशर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा, क्योंकि और ऐसी बात है जो आप करना चाहते हैं कि अच्छा ये आपकी ज़िंदगी का हासिल है, जब चाहते हैं लोगों तक पहुँचे,
फॉर अ हैप्पी लाइफ, तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।